अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? मैं कहती हूँ ना, बल्कि शाइस्ता कहती थी जब वो ये शो करती थी, नई उम्मीद, नया दिन, नई उम्मीद, नए किस चीज़ के साथ मैं भूल गई। नया दिन, नई उम्मीद, नए वादों के साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पता नहीं नए वादों मैंने अपनी तरफ से लगा लिया, वो क्या कहती थी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये उसी का नारा था और ये आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि एक ज़माना था जब 9 बजे ख़बरनामा आता था और उस ख़बरनामे की वजह से हमें पता चलता था कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उस ख़बरनामे में महदूद ख़बरें होती थीं और अब्बा या घर के बड़े ही देखा करते थे वो ख़बरनामा। जो जवान बच्चे हैं या जो अम्मियाँ हैं वो किचन में होती थी और बच्चे कहती थी क्या है भाई, हमारा टीवी का टाइम छिन रहा है, अब्बा ख़बरनामा देख रहे हैं। उस वक्त मेरे चैनल्स भी नहीं थे, तो जो ख़बरें, महदूद ख़बरें हम तक पहुँचती थी, उनको सुनकर हम आंखें बंद करके कबूतर की तरह जी रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया का दौर आया और हर तरफ जो भी हो रहा है, छोटी बड़ी हर तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर आपको नज़र आने लगी और एक घबराहट सी महसूस होने लगी। क्या हो रहा है इस मुल्क का? क्या होगा हमारा? वो जो घबराहट और एक क्योस मच गया हर उस नौजवान नस्ल के अंदर कि ये तो मुल्क रहने के काबिल है या नहीं। वहाँ रोशनी की किरण उसी सोशल मीडिया के थ्रू हमें नज़र आई। पहले तो हमने नाम सुने थे जी, ईदी साहब, फिर उसके बाद अंसार बर्नी, सारिम बर्नी, चीपा साहब, ये हमने नाम सुने थे जो कि काफ़ी बड़े नाम भी बन गए। लेकिन अब इसी सोशल मीडिया की वजह से जब ये सारी नौजवान नस्ल को ये नज़र आया कि ये कहानी कुछ अजीब हो रही है, ये मुल्क जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हमने तरबियत पाई, जिसमें हमने पढ़ाई की, जिसमें हम परवान चढ़े, ये तो हमारे हाथों से निकला जा रहा है। क्या है हमारा फ्यूचर? तो वो नौजवान जो ना सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं बल्कि दूसरों के फ्यूचर के बारे में, जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक मुल्क सिर्फ एक शख्स नहीं बना सकता, बल्कि पूरा कारवां चलेगा तो इसकी इकॉनमी बेहतर होगी। और क्या ऐसा कर सकते हैं हम अपने लोगों के लिए कि हमें पैदा किया है अल्लाह ताला ने, तो हम उस पैदाइश का कोई मकसद पा सकें। तो उन नौजवानों ने हमें एक होप दी, हमें एक लाइट दिखाई और इसीलिए आज इस दिन यानी 14 अगस्त से एक दिन पहले मैंने सोचा कि उनको बुलाएं और उनसे बैठकर आपको भी बात कर आपको भी होप दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे नौजवान हैं जो शायद आपकी नज़रों से ना गुजरे हों, मगर क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बहुत नज़र रखती हूँ और जब वो मेरी नज़र से गुज़रते हैं तो मुझे लगता है, मुझे वो होप नज़र आती है कि मैं अपने मुल्क को सिर्फ डूबता हुआ नहीं देख रही, सहारा देने वाले भी मौजूद हैं। सो आइए आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो नहीं जानते उस इतने अच्छे अपने तरफ से जो काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत हमारे मुल्क के लोगों के लिए, आप अगर एक मोहल्ला ही पकड़ लेना तो वो भी बहुत है। और हम जेनजी हम जवान नस्ल को कहते रहते हैं वो ऐसे हैं वो वैसे नहीं, वो बहुत कुछ करना जानते हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं और अपने बलबूते पे जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो सोचिए जब आपकी शमूलियत होगी, जब आपका साथ उनके साथ होगा तो वो क्या कुछ कर जाएंगे। तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये मुल्क शायद उन्हीं लोगों की वजह से बचा हुआ है और हम इसे बचा के रखेंगे साथ मिलकर। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे नौजवान नस्ल है जिनकी रील्स खुद ब खुद मेरे सामने आ रही होती हैं और मैं उनको देखकर ये कह रही होती हूँ ओह शुक्र है कुछ तो पॉजिटिविटी नज़र आई, कोई तो है जो अपने फ्यूचर के साथ साथ पूरे मुल्क के फ्यूचर को सोच रहा है, भले वो कोई एक ही इलाका कवर कर पाए, क्योंकि बेबी स्टेप्स
ही तो उनको आगे पहुंचाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इनके कारवां में छोटा सा अमल दखल हमारा भी हो जाए। ये लोग शायद टीवी पे पहले अपेयर नहीं हुए, इनकी अपेयरेंस सोशल मीडिया से ही पिक की गई और वहाँ जो काम इनका नज़र आया उससे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वो उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन लोगों के बारे में आज कल के ज़माने में कोई नहीं सोचता, क्योंकि सब अपने लिए सोच रहे होते हैं, अपने करियर अपने फ्यूचर को लेकर परेशान होते हैं और एक कॉम्पिटिटिव दौर में वो भी इसी भागदौड़ का हिस्सा बने होते हैं। लेकिन वो लोग जो और दूसरे आम लोगों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं वो हमेशा ऐसे यूनिक होते हैं कि वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ही कुछ कहानियाँ, ऐसे ही कुछ लोगों से आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले रिवा खान से, जिनको मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा, उनके काम को, उनकी बहादुरी को, और आज वो मेरे पास यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिवा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। रिवा, तुम्हारा पहले पैकेज दिखाते हैं लोगों को, ताकि जैसे मेरे अलावा और भी लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो तुम्हारे काम को थोड़ा जान पाएँ। वो कहें मैं ऐसे ही तुम्हारी तारीफ़ें किए जा रही हूँ, ज़रा देखो दिखाओ तो काम। आइए जी, रिवा का आपको एक छोटी सी जो उनकी एफर्ट है वो दिखाते हैं। वैसे तो ये बहुत सारी एफर्ट्स करती हैं। स्कूल चलाते हुए मुझे एक बहुत शॉकिंग बात समझ आई, जो कि ये थी कि स्कूल का बजट सिर्फ रेंट और टीचर्स की सैलरीज नहीं होता। कभी कभी 3 लाख रुपए उन चीजों में चला जाता है जिनके लिए आपने फंड रेज किया भी नहीं होता। सिर्फ जुलाई के इन 10 दिनों का एक्सपेंस देख लें। कहूँ तो मैं बहुत डर रही थी कि इन बच्चों को लगेगा कि उनकी मेहनत देखने कोई भी नहीं आया। पिछले 3 महीने से हमारे बच्चे समर स्कूल में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे थे, वो हर रोज एक ही उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे थे कि एक्सपो वाले दिन कोई आएगा। अगर आपने हमारे समर स्कूल से कुछ खरीदा, अगर आपने हमारी स्टोरी शेयर की, अगर आपने किसी दोस्त को बताया, तो सिर्फ प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हुई, आपने इन बच्चों को ये यकीन दिलाया है कि दुनिया उन्हें देख रही है। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक एक्सपो नहीं था, ये इन बच्चों का खुद पर यकीन वापस आने का दिन था। जी, तो ये एक छोटी सी एफर्ट रिवा की नज़र आई कि एक स्कूल है और कुछ बच्चे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। मैंने तो इनकी काफ़ी रील्स देखी हैं। आइए रिवा से ही पूछते हैं कि क्या करती हैं। रिवा, अब तुम्हारे बारे में प्रॉपर्ली जानना चाहती हूँ। 2 साल हो गए हैं तुम्हें अपना वेलफेयर, रिवा खान वेलफेयर चलाते हुए। नहीं, मुझे बेसिकली वेलफेयर ये काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए। हाँ। इस इलाके में काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, किस इलाके में? लोगों को कटी पहाड़ी। अच्छा, कटी पहाड़ी। हाँ। एक ऐसा इलाका जो मतलब हमें एज औरत कहते हैं कि अरे खतरनाक होगा, पता नहीं क्या है, पता नहीं ये। बिल्कुल। तो वहाँ कटी पहाड़ी पे तुम बच्चों को के लिए स्कूल खोल के बैठी हो। बिल्कुल। वहाँ तुम पढ़ाती हो उनको। बिल्कुल। खुद भी और अपना पूरा एक बिल्कुल सेटअप बनाया हुआ है। बिल्कुल। एक सेटअप अभी जाके बना और वो अब भी नरिश हो रहा है। हाँ। तो इससे पहले मैंने ये इलाका, मैं बचपन से कराची में रह रही हूँ, लेकिन मैंने ये इलाका नहीं देखा था। हाँ। बिल्कुल भी नहीं देखा था। बट ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेड ईयर्स जब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मेरी अपनी डिग्री, मैं सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी पढ़ रही थी। अच्छा। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे यूनिवर्सिटी में एक शख्स मिले थे जिन्होंने मुझे इस एरिया का बताया था, क्योंकि मैं पार्ट टाइम, जैसे हम सब पार्ट टाइम ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं डोनेट करके, तो मैं पार्ट टाइम ना एक लर्निंग सेंटर था जो इसी एरिया में था। अच्छा। वो अडल्ट लिटरेसी के लिए था, वो उन लोगों के लिए था जो अपना नाम वगैरह नहीं लिख सकते, बड़े लोगों के लिए था। तो उन्होंने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि इससे पहले मैं बाबा आइलैंड में काम कर चुकी थी। फिर मेरा एक प्रोजेक्ट हेल्थ का वो बलूचिस्तान में चल रहा था। अच्छा। रूरल बलूचिस्तान में। सो ऐसे पार्ट टाइम में मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे इस लर्निंग सेंटर से इंट्रोड्यूस कराया। वहाँ पे भी बच्चे थे, वहाँ पे एडल्ट्स भी आते थे, लेकिन उसके हालात बहुत ख़राब थे। तो इवेंचुअली लाइक वो बंद होने वाला था। ओके। तो शुरू में तो मेरे पास जितना टाइम था तो उस हिसाब से मैंने ऑफलाइन फंड रेजिंग की, ऑफलाइन ही मैंने सब कुछ किया। ऑफलाइन कैसे की फंड रेजिंग? अपने जानने वाले मेरे ओवरसीज, हाँ, ओवरसीज जो कजन्स वगैरह हैं, सबको, दोस्तों को बताया। एंड सो इवेंचुअली लाइक उसके बाद क्या हुआ कि मुझे यूएस जाना पड़ गया था। फिर मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मतलब इतना ख़ास कोई चेंज वहाँ आया नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ पैसे दे रही हूँ, मैं जाके जगह देख नहीं रही हूँ। मैं ये नहीं देख रही कि वहाँ हो क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है। किस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे? मैं इसी लिटरेसी सेंटर, एक लिटरेसी सेंटर था, मैं उसी के लिए। और लिटरेसी सेंटर कहाँ? कटी पहाड़ी पे? कटी पहाड़ी में था। और अच्छा। वो एक ऑटो गैराज में था।
अच्छा। हाँ, वहाँ पे के इतने बुरे और हालात वो कोई थे। और लोग थे जिनको तुम फंड रेज करके देती थी? एग्जैक्टली। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, सो व्हाई नॉट डू इट माई सेल्फ, राइट? ओके। तो फिर मैं खुद गई, मैंने पहले तुमने सिर्फ फंड रेजिंग से शुरू किया, Yes. उसके बाद जब तुम्हें लगा कि ये कोई रिजल्ट वो आ नहीं रहा जो तुम एक्सपेक्ट कर रही थी, तो तुमने कहा इसको मैं अपने हाथ में लेती हूँ। हाँ, तो फिर मैं जाके हर एक रेनोवेशन, हर चीज़, देन आई स्टार्टेड कमिंग ऑनलाइन अबाउट इट. सो इनिशियली आई वाज फंड रेजिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट, हाँ। तो देन आई स्टार्टेड टू कम ऑनलाइन अबाउट इट, और मैंने उसके लिए फंड रेजिंग की. और जगह मैंने कैसे मिली तुम्हें? वो वही लिटरेसी सेंटर के लिए इनिशियली मैंने ऑनलाइन फंड रेज करना शुरू किया, क्योंकि अब मैं खुद जाती थी, अब मैं खुद वहाँ की रेनोवेशन देख रही थी कि क्या वहाँ का फर्नीचर चेंज हुआ है, क्योंकि पहले बच्चे ज़मीन पे बैठते थे, क्या वहाँ पे सोलर पैनल लगाए, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे लगवाई. बहन, तुम्हारे घर वालों ने इजाजत कैसे दी कि कटी पॉइंट पे जाके तुम लिटरेसी सेंटर में पढ़ाओगी, बच्चों को देखोगी? तो मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अम्मी अबू की बहुत सपोर्ट है. मैं सिर्फ अपने अम्मी अबू के साथ रहती हूँ, बाकी मेरे बहन भाई दूसरे मुल्कों और शहरों में. अच्छा। तो मेरे माँ बाप की बहुत सपोर्ट थी. इनिशियली जब मैं जाती थी तो मैं उन्हें नहीं बताती थी, क्योंकि छुप-छुप मुझे के यही करती था थी, हाँ। क्योंकि मुझे यही था कि ये डर जाएंगे, फिर मेरा घर इतना दूर है, तो मुझे यही था तो कि तुम नहीं खुद डरती थी यार? मतलब होता था, लेकिन वही बात कोई है गार्ड वार्ड लेके जाती थी कि या नहीं, क्या? इनिशियली कोई गार्ड कुछ भी नहीं. थॉट कि अ स्कूल इज़ द ओनली आंसर है, क्योंकि वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है जो बंद है. वहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ पे एक बच्ची ना, वहाँ पे ओपन गटर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर. Okay. तो वहाँ एक बच्ची गिर गई थी, उसे सांपों ने खा के वो बच्ची की डेथ हो गई थी. Oh my God. और उसको लाइक स्टाफ ने नहीं निकाला था, तो वो बात इलाके में इतनी फैल गई थी वो कि लोग खौफ फैल गया था ना. तो Okay. उसके बाद जो है मैंने अपने स्कूल का इनिशिएटिव शुरू किया. हाँ. इस साल के स्टार्ट में मैंने फंड रेजिंग शुरू की हाँ उसकी. जी. हाँ, तो फिर मैंने जो है एक प्राइमरी स्कूल बनाया बच्चों के लिए वहाँ पे. तो अभी तक जो हमारे पास जो है नर्सरी से लेके ग्रेड 3 तक बच्चा पढ़ रहा है. अच्छा, और तुम फिर कितने लोग हैं मिलकर जो पढ़ा रहे होते हैं उनको? तो टोटल हमारे पास 19 लोग हैं हमारे स्टाफ में, टीचर्स और असिस्टेंट हाउ टीचर्स. कम? वो किधर से आए? सो बेसिकली लोकली हमने टीचर्स ली. अच्छा. जो इनके ऊपर हमारी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है. कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हमने रखी इसीलिए, वैसे स्कूल्स में नहीं होती हैं, लेकिन कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हमने रखी इसीलिए कि वो हमें बच्चों की पर्सनल लाइव्स में इंसाइट दे कि क्या चल रहा है, आया है बच्चा कुछ पर्सनली, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में होता है. मतलब डेली मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब मैं सोचने बैठ जाती हूँ कि बच्चे की कैसी ज़िंदगी चल रही है, कैसी पर्सनल लाइफ है, लाइक दिस इज़ हॉरेबल, राइट. तो उनको हमने इसीलिए रखा था कि अगर एक बच्चा एकेडमिकली एक्सेल नहीं कर रहा, उसके पीछे पर्सनल रीजंस भी होती हैं. तो देखो, तुम बच्चों की बेस बना रही हो. नर्सरी से लेकर क्लास 3, ये वो सॉलिड इयर्स हैं जो बच्चों की बेसिकली बेस बनती है. बिल्कुल. और इसके ऊपर काम कर रही हो. बिल्कुल. सो ये एक नाजुक काम भी है ना? बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ कच्ची आबादियों का कॉन्सेप्ट बहुत है. कराची में स्पेशली हमारे पास बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं. अब कच्ची आबादियों के डायनामिक्स, जो लोग फॉर्मल आबादियों में रहते हैं जैसे मैं और आप, कच्ची आबादियों के डायनामिक्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता. लोगों को पता नहीं है कि कच्ची आबादियाँ कैसे चलती हैं. वो तो थैंक्स टू माय एजुकेशन मुझे वहाँ से पता चलता था, जब मैं कच्ची आबादियों और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ती थी, कि वहाँ पे बेसिक यूटिलिटीज़ नहीं है. लोग किसी तरह मैनेज करके अपनी गैस, अपनी बिजली, अपना पानी मैनेज करते हैं. तो जो उनको पहाड़, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो फिर वही उनके लिए बहुत है. वो एजुकेशन तो एक लग्जरी समझते हैं. वो बिल्कुल लग्जरी है. वो तो उनकी प्रायोरिटी भी नहीं है. बिल्कुल. ठीक है. तो फिर जब इस एरिया में मैंने ये काम करना शुरू किया, तो शुरू में तो बहुत सारे लोग ना डिफरेंट सोचें लेके बैठे हुए थे कि कैसे हो सकता है कि एक लड़की, इतनी यंग लड़की, और फिर जो उनके माइंडसेट्स होते हैं वो कबायली इलाकों से आते हैं, वो कैसे एक यंग लड़की, और मैं भी पश्तो बोलती हूँ क्योंकि मैं भी पठान हूँ, तो वो फिर और सोच में कम्युनिकेशन करने में आसानी होती होगी पश्तो की वजह से. बिल्कुल. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं उनसे पश्तो में कम्युनिकेट कर पाती थी. तो फिर भी इवन दो मैं पश्तो में कम्युनिकेट करती थी, मैं कल्चरली सेंसिटिव, मतलब मैं कपड़े पहन के जाती थी, ठीक है, उन्हीं के उसकी तरह दुपट्टा ओढ़ के जाती थी प्रॉपर. कैसे दोबारा अपने आप को मोटिवेट किया कि बस मैं घर गई और इस दिन मतलब वो इतना एग्जॉस्टिंग दिन था, क्योंकि मतलब मैंने कभी, मेरी टीम ने कभी, टीम में मेरे सारे दोस्त ही हैं, तो हमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, राइट. तो बहुत ही मतलब खौफजदा भी थे हम लोग. किसी से हेल्प मांगी? हाँ, मतलब हेल्प क्या, मैंने अपने बाबा को बुलाया था. मैंने उन्हें बुलाया और वो गार्ड वगैरह के साथ आए, अपने ड्राइवर वगैरह के साथ, और उन्होंने इलाके के बड़ों को बिठाया. उनके कुछ कनेक्शंस थे नियर बाय द एरिया, तो उन्होंने इलाके के बड़ों को बिठाया. उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ये कर रही है.
तुम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है या नहीं। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा, मोहल्ले वालों ने कहा कि हम ना इनकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वही होता है ना, जब आफत आती है तो कोई भी फिर आपके साथ नहीं खड़ा होता। तो ये हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे टीम मेंबर और हमारी स्टाफ, जो हमने स्टाफ हायर की थी, वो स्कूल पहुंचे और वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे और वो बेलचे लेके इनके पीछे दौड़े। फिर जो है मुझे फ़ोन करते हैं ये लोग कि ये ऐसे हम पे अटैक कर दिया है और हमने करीबी घर में ना पनाह ले लिया, हम बाहर नहीं निकल रहे, ये लोग उनके भी दरवाजे बजा रहे हैं। तो जो है मेरी वालदा और मेरे वालिद ने कहा कि अभी हमें एफआईआर कटवानी चाहिए। तो मैंने ज़िंदगी में कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखी थी, मुझे ये नहीं था पता एफआईआर कैसे कटवाते हैं। एंड आई वाज़न्ट इवन एक्सपेक्टिंग यू नो दिस सपोर्ट फ्रॉम देम, कि मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे ही हमारी लोकली पाकिस्तानी सोसाइटी में यही होता है कि लड़कियों को पुलिस स्टेशन नहीं दिखाना, या मतलब एफआईआर नहीं, ये बुरी बात होती है, ये वो। लेकिन मेरे माँ बाप खुद कहते हैं कि चलो आई थिंक लाइक इट्स टाइम कि तुम्हें लाइक पुलिस सपोर्ट लेनी चाहिए। और मुझे फिल्म जहन में आ रही है जो वहाँ फिल्मों में हीरोइन निकलती है ना, रिवा तुम मुझे वो लग रही हो यार सच्ची। फिर तो बस फिर हम पहले हम पुलिस की पूरी मोबाइल लेके गए। हाँ। और वो मोबाइल गई, वहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया जो लोग हमें तंग कर रहे थे। हाँ। और फिर वही एसएचओ के सामने वो लोग भी थे, वो लॉकअप में थे, उन्हें बुलाया और फिर एफआईआर, फिर हमारी टीम से बयानात, फिर हमारी स्टाफ ने बहुत हेल्प की, बयानात दिए, वो भी आई। मतलब आप ये देखें कि वो लड़कियां भी आई हमारे साथ। हाँ। जो कि हमारी टीम मेंबर्स थी, जिनको उनके घर वालों को नहीं था पता कि ये हो रहा है, लेकिन वो सपोर्ट में आई। हाँ। पुलिस स्टेशन तक, और उन्होंने अपने बयानात वगैरह दिए। अब तुम वापस है तुम्हारा मतलब। हाँ। फिर एसएचओ साहब ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने प्रॉपर इसको आगे प्रोसीड किया, उन्होंने लोगों को समझाया। फिर उन्होंने जो है पेट्रोलिंग शुरू कराई हमारे स्कूल के इर्द गिर्द पूरे 1 महीने तक। ठीक है, उसके बाद लोग डर गए। तो उसके बाद फिर हम बहुत स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं, और ओवर द टाइम जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हैं, जिस तरह से हम बच्चों का ख्याल रखते हैं। हाँ। हम कोशिश करते हैं कि हम हर एज से उन्हें सपोर्ट करें। कि इस इलाके में जितनी भी मतलब बच्चों की लाइफ यहाँ बहुत टफ होती हैं, तो हम लेबर से भी उन्हें बचा रहे हैं, हम उन्हें घर के प्रॉब्लम से भी बचा रहे हैं। हम तुम्हारी हम रिवा की एक और रील दिखाना चाहेंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू रिवा कि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो और इतनी बहादुर हो, ये बहादुरी कायम रखना। और देखो ना, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है, मैंने तुम्हें इसी तरह सोशल मीडिया पे देखा, फिर अपनी टीम को बताया कि भाई इसको इस तरह हायर करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे कार्य खैर में शामिल होना चाहती हूँ। बिल्कुल आप जैसे लोग जो हाईलाइट करते हैं, आई थिंक हम सब इसमें एक साथ हैं। बिल्कुल, और इसी तरह और लोग तुम्हें इसी तरह हाईलाइट करते रहेंगे और ये कारवां बड़ा होता रहेगा, क्योंकि हमारे मुल्क की भागदौड़ तो तुम लोगों के ही हाथ में है ना। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको इसी तरह के और नौजवान नस्ल से मिलवाएंगे। और आज का दिन आपको ये फील होगा यार, मतलब मुल्क में अच्छा काम भी हो रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने सुनी अभी रिवा की कहानी और उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ब्रेवरी, उनके दोस्तों के साथ मिलकर खुद अपनी मदद आपके तहत ये इनिशिएटिव लिया। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दानियाल अनीफ से, और ये इनकी रील्स भी मैंने देखी इस तरह कि ये मुल्तान में मुकीम है और वहाँ इर्द गिर्द जो भी इनसे कनेक्शन बनती है लोगों की, ये वहाँ अपनी मदद आपके तहत उनकी हेल्प करने निकल जाते हैं। और वो किस तरह, एक रील हम पहले दिखाते हैं दानियाल की और फिर दानियाल से आप मिलवाते हैं। जी out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. It's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, rolling like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. अक्सर हम ऐसे करते हैं कि हमें किसी की हेल्प करनी होती है और हम कहते हैं अच्छा चलो पैसे दे देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि उन पैसों को किस तरह चैनलाइज किया जाए, और जिनको हम पैसे देते हैं शायद उनको ये पैसे मिलते हैं तो वो उसको सही जगह यूटिलाइज़ करते हैं, यानी या फिर हम उनको आदी बना रहे होते हैं कि वो पैसे लें और अपनी ज़िंदगी
इन्हीं पैसों से गुजारते रहें, अच्छा इससे पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए। मगर दानियाल एक बहुत अच्छा काम करे, ये पैसे नहीं पकड़ाते बल्कि वो चैनलाइज करते हैं उन पैसों को। यानी वो जब किसी का हाथ थामते हैं तो वो उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाते हैं कि लकड़ियाँ काटो और तुम इनसे अपना घर चलाओ। तो अगर आप किसी के हाथ में रोज़गार फराहम कर दें कि ये तुम्हारा रोज़गार और तुमने खुद मेहनत करके कमाना है, तो इससे बड़ा काम मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। नो दानियाल, वेलकम टू द शो, और आप बहुत अच्छा काम करें माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो में। चले आपकी वजह से पता भी चल जाएगा लोगों को कि नहीं, आपके सोशल मीडिया से मुझे खुद पता चला, और मैंने वो रील देखी थी आपकी कि एक ऐसे ही मेरी नज़रों के सामने आई कि एक बच्चा रो रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मेरे अब्बा नहीं हैं और मुझे पूरा घर का बोझ ढोना है, कैसे करूँगा। और इतना वो छोटा बच्चा था, मुझे देखकर उसको कुछ हुआ, और आपने फिर इसी तरह मिलकर उसकी परचून की दुकान खुलवाई। जी। तो इस तरह के बहुत सारे काम मैंने आपके देखे। अपने बारे में आप भी कुछ बताइए कि आपने कैसे सोचा कि मैं ये काम करूं। सबसे पहले ना मैं इस सब का क्रेडिट दूंगा अपने वालिद साहब को। अच्छा। क्योंकि वो ये काम ऑफ कैमरा, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो करते आए हैं। हमारे हर रमज़ान हमारे घर लाइन लगी होती है जिसमें बेवा खातून होती हैं, उनको राशन जा रहा होता है, मंथली वालिद साहब ने लगाए हुए यानी हैं। आपने बचपन से ये चीज़ अपने घर में होते हुए देखी है। मुझे अच्छा। करना तो आता ही नहीं था, सिर्फ हमने देखी है करते हुए। अच्छा। वो भी वालिद साहब के थ्रू। मेरी वालदा ने इस काम में उनको बहुत सपोर्ट किया। हमारे घर चलें कुछ नहीं, वो आ गया ना, उसको दे दें, हम तो फिर भी खा लेंगे, उसने पता नहीं खाया भी है कि नहीं खाया। ये चीज़ें देखता आया हूँ मैं। ये आपके वालिद के अंदर ये थी वालिद चीज़। के अंदर थी। और फिर वालदा भी उनके कारवा में साथ खड़ी साथ हो गई। उन्होंने, वालिद साहब ने एक चीज़ हमेशा मुझे समझाई, बेटा अपने से ना नीचे का ख्याल करना है, अपने बराबर अपने से ऊपर उसकी खैर है। नीचे वाले ने ज्यादती भी कर दी है ना आपके साथ, आपको पता भी है कि आप उसका बिगाड़ भी लोगे सब कुछ, लेकिन आपने उसका ख्याल करना है, उससे बर्दाश्त कर लेना है, तो समझ लेना कि आप इंसानियत वाले हो। तो फर्स्ट जो मेरी उंगली पकड़ी वो मेरे वालिद साहब ने पकड़ी। अच्छा। उसके बाद आ जाता है कि मैं सोशल मीडिया पे कैसे आया। जी। सोशल मीडिया पे आज से 3 साल पहले मेरी मोबाइल शॉप थी। अच्छा। मोबाइल शॉप थी, वहाँ पे एक बुजुर्ग खातून आती हैं, वो मेरे अकाउंट में थी लेकिन वो अकाउंट मेरा बैन हो गया है, टिकटॉक का था। वो आती ना ऐसे खुले 10-10 रुपये फेंक देती है मेरे आगे, कहती मुझे ना ये बंदे दे दो। अच्छा। तो मैंने कहा आंटी जी 10-10 रुपये इकट्ठे कहाँ से किए हैं? कहती कि मैं रुमाल बेचती हूँ, तो मैं उसके लिए इकट्ठे की। तो मैंने कहा फिर ये बंदे क्यों ले रही हैं आप? उन्होंने कहा कि ये खुले गुम हो जाते हैं तो बंदे रख लूँगी। मैं कि फिर ये खुले भी रखने, आपको इस्तेमाल नहीं करने, अब बाद में खुले करें। कहती कि मैं पैसे जोड़ रही हूँ, मेरी बेटी के कमर के मोहरों का मसला है, अच्छा। उसका इलाज करवाना है मैंने। उसके पास जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, वो मैंने बेसिकली वही मैंने अपलोड कर दी। वो एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया, वो आई थिंक कनाडा का था, आज से 3 साल पुरानी बात है। उसने उस बच्ची का प्रॉपर इलाज करवाया, वाह, उसके साथ शादी की। हाँ हाँ, हाँ, उसके साथ शादी की और उसको कनाडा ले गया। ओह माय गॉड। ये सोशल मीडिया की ताकत आपको लगी कि ये तो एक पोस्ट से ही मैंने किसी की जिंदगी बदल दी। पहली और जिंदगी कितनी की पहली सुकून पोस्ट की आपको नींद आई होगी। मैं कहता हूँ कि शायद उस वक्त ही तो हुआ है कि सारा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। मैं क्यों इतनी देर जो है ना, मेरे पास और भी लोग आते थे, किसी को 20 दे दिए, 50 दे दिए, 100 दे दिए, 200 दे दिए, उनका सुना ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। जब उनके गम सुने तो फिर पता चला अपने तो गम ही कोई नहीं है। तो फर्स्ट मेरा यहाँ से रहा, अच्छा, एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू हुआ। फिर ऐसा 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 चलते गए, 2 अकाउंट बैन हो गए, 2-3 अकाउंट बैन होते गए मेरे। क्यों बैन हो रहे थे? वो बेसिकली टिकटॉक जो है, मैं इंस्टा पे तो आया ही अब हूँ, तकरीबन कुछ साल 1.5 साल हुआ अब आया हूँ, पहले टिकटॉक पे थे। तो वो उनकी कोई पॉलिसी थी कि ना बच्चों की वीडियो नहीं आप दिखा, हर आए दिन तो उनकी पॉलिसी चेंज हो जाती है। अच्छा। फिर वो एकदम से स्ट्राइक्स लगती हैं 2-3 इकट्ठी, तो वो अकाउंट बैन हो जाता है। अच्छा। ये अभी तीसरा अकाउंट दोबारा मैंने बनाया है दानियल हनीफ के नाम से। अच्छा, ये इंस्टा पे तो ऐसा नहीं होता? इंस्टा पे नहीं होता, इंस्टा अच्छा। पे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पॉलिसी है उनकी, वो हर तरह से देखभाल के बहुत अच्छी है वो। अच्छा, यहाँ तो से फिर start आपको इसी तरह जब आप किसी की स्टोरी लगाते हैं फिर आपको फ़ायदा हुआ कि लोग आते हैं हेल्प करने के लिए? बिल्कुल आते हैं। और हमारी देखें फर्स्ट टाइम जिस तरह आपने बताया, हमारी कोशिश होती है कि हम किसी को रोज़गार मुहैया करें। पैसा हल नहीं है। मैं किसी को 2 लाख रुपए दे दूंगा, 3 महीने बाद जाके पूछूंगा, वो 2 लाख खत्म, मैंने राशन ले लिया, बिजली के बिल भर दिए। आपने 2 लाख रुपए में उसको अच्छा बिजनेस स्टार्ट करवा मुझे दिया आपकी है, चीज़ अच्छी लगी तो थी। वो लाइफ टाइम बैठ के खाएगा। आप यकीन करें, मेरी 600 प्लस पोस्ट हैं। हाँ। और मेरे पास आज तक कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके घर मंथली राशन को फिक्स हुआ हो। ओके, कोई ऐसा फैमिली हमने रखी नहीं कि हम उसको मंथली सपोर्ट यही करना चाहिए हमें, बजाय हम पैसे दे दें
हम उसे कुछ एक काम लगा के दे दें कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि ये हाथ फैलाने की आदत लगती है। हमने फ़कीर नहीं बनाना अपनी कौम को, हमने उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। बिल्कुल। अब आप देखें ना, अब बुजुर्ग है ना, कहते हैं ये बुजुर्ग क्या करेगी, ये बुजुर्ग क्या करेगा। आप उसको छोटी सी परचून की दुकान बना के दे सकते हो। बैठा भाई है और क्या। सेलमैन आएगा, उसको चीज़ देगा, आंटी जी उसको बुजुर्ग पैसे देंगी, वो सेल ले लेगा, वो उसको बेचेंगी, फिर सेलमैन आएगा उससे ले लेगा। अब बुजुर्ग हैं। अब देखें मंथली, जब शुरू में जब स्टार्ट किया था लोगों में मंथली स्पोर्ट, किसी ने मुझे कहा कि यार मैं इसकी ना मंथली स्पोर्ट कर दिया करूँगा। मंथली स्पोर्ट मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने तक इंसान कर देता है। जो आगे का वाला कर रहा होता है उसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत मसाइल होते हैं, उसके पास अपनी जिम्मेदारियां बहुत हैं, वो नहीं याद रख सकता कि मैंने मंथली इसको हर मंथ इसको सपोर्ट करना है। और अगर डिपेंडेंट हो गए आप मंथली सपोर्ट के, तो आप तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपने आप को अपाहिज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपको बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अगर आज आप एक वक्त खाना खा रहे हैं तो 1 महीने बाद आप 2 वक्त पे खाना खा लेंगे। आप सोचते कैसे हैं कि इसके ऊपर ये सूट करेगा, किससे मशवरे करते हैं, या खुद अपना क्रिएटिव दिमाग करते हैं कि अच्छा इसको ये बिजनेस सेट कर देते हैं, इसको ये बना देते हैं? अगर मैं सोच के बाद सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि आपने आज तक कौन सा काम किया है, अच्छा क्या आपको एक्सपीरियंस है। हाँ। वो नहीं है, फॉर एग्जांपल कहता है कि मुझे नहीं है, आप कौन सा काम में इंटरेस्ट रखते हो, वो इसका फिर हम किसी जानने वाले के पास 15-20 दिन महीना उसको लगा देते हैं। अच्छा, ताकि एक्सपीरियंस मिल जाए। ले हम देखें ना, हम वन टाइम तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे 3-4 लाख लगा के, हम अगली बार दोबारा 3-4 लाख नहीं लगा सकते। बिल्कुल हमें बिल्कुल। आगे की तरफ भी जाना है, हम एक ही बंदे को कवर नहीं कर सकते। हाँ। तो हम उसको पहले एक्सपीरियंस दिलवाते हैं, किसी भी बार्बर शॉप का हो गया, परचून का हो गया, वट एवर, जूस की रेडी का हो गया, कुछ भी होगा, फल फ्रूट का हो गया, तो हम उसको एक्सपीरियंस करवा के फिर देन उसको हम जब रेडी लगा के देते हैं। अच्छा जी, मर्दों के लिए तो चले बहुत सारे काम हैं जो वो कर सकते हैं, क्या ख़वातीन जो बेचारी ऐसी होती हैं उनके लिए फिर क्या कर पाते हैं? वो परचून की दुकान पे क्या बैठ पाएंगी ऐसे इलाके में? मैं बताता हूँ आपको। देखिए ना, जो लड़का होता है ना वो कुछ ना कुछ कर लेता है। एक बुजुर्ग, एक जो बेचारी बेवा खातून होती है, हाँ, जिसके साथ बच्चों का सहारा, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बाहर नहीं जा सकती। जो बेवा खातून जो यंग हैं उनको लेडीज़ के हवाले से हम एक ग्रोसरी शॉप ग्रोसरी कह रहा हूँ, परचून की शॉप बना देते हैं, किराना स्टोर बनाते हैं, जिसमें वो लेडीज़ का सामान, प्रेस बुकरम, नलकियाँ, अच्छा, उनके अपने जो मामलात होते हैं वो हैं, छोटी मोटी ज्वेलरी होगी, तो उसको बिल्कुल। सिलाई का काम आता है, हम उसको 2 मशीनें दे देते हैं। ओके, नहीं आता तो सिखवा देते हैं। सिखवा दें। आप जो है ना यहाँ से सीखें, 2 मशीनें ले दी, एक साथ लड़की लगा दी, देन एक पैनाफ्लेक्स लगा के प्रॉपर उसके सोशल मीडिया पे उनको कर दिया जी, उसके बाद वहाँ से उनको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। तो इस तरह की ऐसे। तो आप कैसे कांटेक्ट करते हैं, किस तरह लोगों पे जाकर ऑब्जर्व करते हैं कि ये जेन्युइन लोग हैं कि नहीं है? क्योंकि देखें कुछ भी है, धोखेबाजी भी हर जगह होती है। 90% धोखेबाजी होती है। हाँ, इस काम में 90% स्कैम है, धोखेबाजी। आपको मैं बात बताता हूँ, शुरू में जब स्टेप किया लोग ने कॉल की, जब वो कॉल करते हैं ना, जब रोते थे ना, तो दिल एक दफ़ा ना वो हो जाता था, यार नहीं तकलीफ़ में है। अच्छा आप एक काम करें, ये 15,000 भेज रहा हूँ, आप ग्रॉसरी लें, हम आपके पास चक्कर लगाएंगे। 15,000 भेज दिया, जब जाने की बारी आती थी नंबर ही बंद ब्लॉक हुए होते थे, नंबर बंद हो जाता था। तो इस तरह करके लोग झूठी कस्में भी खाते हैं, इस कल में भर लेते हैं झूठे। तो फिर ऐसा ऐसा फिर हमने ये काम छोड़ दिया। जब तक हम खुद फिजिकली अब नहीं जाते, दैन हम तक उसके पिक्चर पोस्ट भी नहीं लगाते कि ये वाकई ही है कि नहीं, जेन्युइन है कि genuine नहीं। है। क्योंकि देखें ना, एक प्लेटफॉर्म है, अगर वो स्टैब्लिश हो रहा है, फॉर एग्जांपल कभी कभार हमें भी बड़ा डर लगता है कि हम इस प्लेटफॉर्म से, जिनको भी ये प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं, क्या वो लोग जेन्युइन हैं, कि नहीं। क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है नहीं। हम भी खुद बहुत डरते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा, एक आध दफ़ा पहले ऐसा भी हुआ है कि हमें भी लोगों ने उल्लू बनाया है इसी तरह, और वो रोए हैं अपने आंसुओं के थ्रू, और फिर हमें बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो इन्होंने तो ये एक रक्शे वाला था, मैं जब नया नया प्रोग्राम शुरू किया था, वो उसने एक रक्शे के पीछे अपने बच्चों की पिक्चर्स लगाई हुई थी। वो बच्चे जो थे कोई उनको ऐसा बीमारी थी, फोड़े निकल आते थे पूरी बॉडी पर, और उसकी वजह से उसको बहुत पैसे मिलते हैं। रक्शे वाले ने 3 मंजिला घर बना लिया था। जब मेरे पास पहुंचा, मैंने भी इसी तरह तरस खा के, वो पता नहीं बच्चों को यहाँ पे जिस तरह लेकर आया, उसके बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। फिर मुझे बाद में पता चला, जब वो यहाँ से भी गया तो ज़ाहिर है उसकी, और उसको लोगों ने ज़कात देना शुरू कर दी। बाद में मुझे पता चला कि वो तो जान के बच्चे इसलिए पैदा करता है कि उसने तो कारोबार बनाया हुआ है, वो बच्चों का इलाज नहीं कराता, और उन्हीं बच्चों के तहत उसने बिल्डिंगें खड़ी की हुई हैं, उसने ये जरिया माश बनाया हुआ था। भैया मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। मैंने कहा कोई अपनी औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने उसको सपोर्ट किया। मैंने तो इसी तरह, मुझे तरस आया था। तो सही कह रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी हो जाती है, आपको फिर जवाबदेह हो जाते हैं, जिनसे आप पैसे ले रहे हैं, उनको जवाबदेह हो जाते हैं यार, मतलब देखना पड़ता है। वो दूसरी बात, हमने उनको प्रूफ देना लाजमी होता है। हाँ,
हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास फंड अगर इकट्ठा हुआ है तो हमने जिस पोस्ट के लिए लगाया तो हमने बिफोर के बाद आफ्टर उसको बताना है कि हमने इसके लिए ये किया है। एग्जैक्टली। लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, खास तौर पे पैसे के मामले में, फंड के मामले में। वो कहते हैं कि हमारी जो अमाउंट जो हमने दी है वो क्या वो सही जगह पर लगी भी है कि नहीं। आपके अब्बू खुश होते हैं आपके इस काम से? बहुत खुश होते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत तो आप क्या अपना जैसे मैं रिवा आपसे भी पूछूंगी और दानियाल आपसे भी, कि आप लोग खुद अपनी लाइफ के लिए क्या कर पाते हैं कुछ? जैसे होता है ना, इतना कॉम्पिटिटिव दौर है, आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब, आपका बेसिकली फ्यूचर, उसको क्या करते हैं आप लोग? देखें, सबसे पहले तो ना मेरे लिए ये है कि ना मैं लोगों के दिलों में घर कर जाऊँ, अल्लाह राज़ी हो जाए मुझसे, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब आ गई अपनी बात पे, जब अल्लाह राज़ी है ना तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बहुत नवाज देता। बेसिकली मेरा बिज़नेस है, होटल है, गेस्ट हाउस, टेम रूम्स वगैरह वो है, साथ मेरी मोबाइल शॉप भी है। अच्छा। जो कि वहाँ से मैंने स्टेप लिया था। तो अपना जो है वो ये है। और एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने ADPIT की हुई है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू साथ साथ बिज़नेस भी मेरा चल रहा है, और ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू नेक्स्ट डिग्री जो है ना वो कर रहा हूँ साथ। और रिवा आप क्या कर रही हो? मेरी अभी एक डिग्री ख़त्म हुई है। स्कूल जब मैं बना रही थी तो मेरा फाइनल सेमेस्टर उस डिग्री में चल रहा था, साथ में मैं मेडिसिन की डिग्री भी कर रही हूँ। सो आई एम आल्सो डूइंग MBBS अलॉन्ग साइड। हाँ, तो मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, मेरी बहुत टफ शिफ्ट्स होती हैं, बट उसमें भी आई थिंक जब आपकी इंटेंशन होती है, जब आप बच्चों को देखते हो और आप देखते हो उनकी कैसी ज़िंदगियाँ हैं, एंड यू वांट टू डू समथिंग प्रोलॉन्ग्ड एंड बेटर फॉर देम, क्योंकि इनमें से एक भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन तक पहुंच जाता है उसकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ के साथ साथ ये सब चीज़ें भी लेके चल रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे पास इतने गोरख धंधे हैं, हम इतनी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि हम क्या करें, तो हम पैसे दे देते हैं, अच्छा चलो ये पैसे ले लो। लेकिन पता नहीं आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम लोगों को भी, हम जैसे लोगों को भी, कि हम लोग भी निकलें और अपने पैदा होने का या अपनी इस दुनिया में होने का मकसद पाएँ। मैं जिस वीडियो को मैंने दानियाल आपकी देखा था ना, और मेरा दिल वो हो गया था एकदम, और मैं फिर आपको जान पाई थी। वो वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगी। वो इस बच्चे की है और अब माशाल्लाह ही इज़ सेटल्ड। देखिए आप लोग। उसकी बत्ती सी नहीं बंद हो रही, उसकी खुशी उसकी शक्ल से नजर आ अच्छा, रही एक है। बात बताऊँ आपको, हाँ। इसकी नानी अम्मा की परसों डेथ हो गई है, आ, जिसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करा था ये। आ, परसों इसकी मुझे कॉल आती है कि मेरी नानी अम्मा की डेथ हो गई है, तो आपने आना है। तो लेकिन मैं जा नहीं सका इस चीज़ का। मुझे लेकिन दुख ये है। बच्चा जो है, इसकी अब परचून की दुकान खुल गई और ये अपने घर के लिए समझे पैसे इकट्ठे कर पाता अब तो होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी चला रहा है, हाँ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा डाल दिए हमने। जितनी आज तक किसी के शॉप से हमने इतना सामान डाला जितना इसकी शॉप पे डाला हुआ है। अगली वीडियो पे एक और भी वीडियो है जिसमें ये अपनी दुकान का विजिट करवा रहा है कि मेरे पास क्या क्या सामान है। अब तो उसके पास फ्रीजर भी आ गया है, फ्रीज़र जिसकी भी, वजह हाँ। से प्रॉब्लम थी। वो फ्रीज़र आ गया, उसके अंदर सामान आ गया, सामान और ज़्यादा आ गया। अब तो उसने दोबारा अच्छा, जैसे लोग आपको मैसेज करते हैं तो वो बोलते हैं कि इस बच्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं या उस औरत के लिए पैसे भेज रहे हैं, जी, या आप खुद उस तरह चैनलाइज करते कुछ हैं? जो हमें कहते हैं कि ये अमाउंट आपने इस बच्चे तक यहाँ तक पहुँचानी है, हाँ, तो फिर हम बजाय कि उसकी अमाउंट पहुँचाने के से पहले हम जो उसका रोज़गार करना होता है, हम सारी अमाउंट उसके लिए पहले कलेक्ट करते हैं। ओके। अगर जिस तरह आपने इसमें देखा होगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, जो हमारे पास अमाउंट बच गई वो हमने उसके हवाले कर दी कि ये बाकी की बची हुई आपकी अमाउंट है, अच्छा। ये आप तक पहुँच गई है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो वैसे ही कर देते हैं कि आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर लीजिएगा इस फंड को, तो देन अब देखें, जब मैंने इसकी फ़र्स्ट वीडियो डाली है उसमें तो कुछ भी ऐसा मैंने फ़ंड नहीं मांगे हुए, लेकिन इंस्टेंट तौर पे हमें देने पड़े। मैंने इसको आई थिंक 25,000 दिया था मैंने इसको, ताकि ये कम से कम घर की ग्रॉसरी तो ले ले। तो जो फंड हमारे पास वैसे कलेक्ट हो जाते हैं, वो जहाँ पे इंस्टेंट तौर पे हमें ज़रूरत पड़ती है, हाँ। फिर हम वहाँ पे लगा देते हैं। बिल्कुल उस बिल्कुल। तरह। दूसरी बात, ये सारा कुछ जो मुमकिन है ना, ये मैं क्रेडिट दूंगा अपने दोस्तों को। हाँ। मेरा- ये यार, ये दोस्त कितने अच्छे वाले दोस्त हैं। मैं बहुत तुम्हारे भी रिवा और आपके भी दानियाल। मेरा एक दोस्त जो मेरी वीडियो शूट करता है, जिशान नाम है उसका, मैं उसको क्रेडिट दूंगा। वो नहीं देखता आंधी है, तूफान है, कुछ है, उसको कहा है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आपने जाके परचेजिंग करनी है, आपने जाना है जी मंडी से सामान लेकर वो आना है। बराबर का हिस्सेदार है आपके इस बिल्कुल बिल्कुल नेकी में। वो मैं वही बात बता रहा हूँ, वो उसने नहीं देखना कि रात है, अंधेरा है, तूफान आ रही, बारिश आनी है, उसको कहा उसने जाना है कि उसने जाके सामान लेकर आना है। पता नहीं हमारी कौन सी नेकी अल्लाह पाक को काम है वो। मतलब जो बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, यंगस्टर्स या उनकी माएँ, आपको अगर नेकी करनी है ना, आपके हाथ में जो भी टैलेंट है आप उसको लेकर वो नेकी अदा कर सकते हैं। अब वो कैमरे का उसका वो है जॉनरा,
तो वो उस हिसाब से आपकी हेल्प कर रहा है। देखिए ना, आपके पास एक डिवाइस है, आप उसको किस तरह का यूज़ कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं, नेगेटिव वे में ले जाएं, बैठते सारा दिन रील्स देखते रहें, वो आपकी मर्जी है। ये आपने उसके ऊपर कोई अच्छा काम करना है। तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहिए, हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि आप लोगों से ही तो हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप जैसे बच्चे, आप जैसे यंगस्टर जो हैं, वही इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और एजुकेशन के लिए आप जो कर रही हैं, आप रोज़गार के लिए कर रहे हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। मेरा बस चले तो मैं सबको ले आऊँ अंडर वन रूफ। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाऊंगी जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से अपने लिए खुद रोज़गार तलाश किया। अक्सर मैं नौजवान नस्ल को देखती हूँ जो अपनी डिग्रियाँ लेकर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि इस मुल्क में तो हमारे लिए कुछ नहीं रखा, हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हम क्या करें, कैसे करें। खुदा न खासा बहुत सारे नौजवान जो हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो ये नहीं सोच रहे होते कि उनकी किसी इस तरह के इक़दाम से उनकी पूरी फैमिली को कितनी तकलीफ़ पहुंचेगी। तो मैं उनके लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवा रही हूँ कि जो अपनी क्रिएटिविटी से अपना रोज़गार तलाश करके बैठे हैं और बहुत अच्छे से उसको चला रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ अब्दुल्ला इकबाल और तज़मीन इकबाल से, जिनका एक ब्रांड है जिसको हम कहेंगे एलिमेंट सी फ्रूट कप सेलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का पैकेज दिखाती हूँ लोगों को और ये बताती हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आइए जी देखते हैं। Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. आज हमने अपने कार्ड के लुक में एक एडिशन की। आप लोगों ने तो बच्चों को खेलों का शौकीन बना दिया है। कस्टमर का ट्रस्ट बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको अपना मयार बरकरार रखना पड़ेगा। हम सीजनल फ्रूट्स रखते हैं और हाई क्वालिटी के फ्रूट यूज़ करते हैं। हमारी परचेजिंग भी किसी एक जगह से नहीं होती और बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट ढूंढने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा भाई, तो ये जो दोनों बहन भाई हैं, बहन भाई में तो हमेशा झगड़े और लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो ये साथ मिलकर काम कैसे कर रहे हैं? पहले अपने शुरुआत बताओ कि क्या किया, कैसे शुरू किया, कौन शुरू करेगा? शुरुआत कुछ यूँ हुई कि मेरा मतलब हम लोग रील स्क्रॉल करने की, आपको पता है जेनजीज की आदत है। Exactly. तो मेरा भाई रील स्क्रॉल कर रहा था, तो इसकी नज़र में जो है वो ये आया कि एक चाइना, टर्की, मलेशिया में ना काफ़ी फ्रूट कप्स के बिजनेस चल रहे हैं, मतलब इस तरह के कि वो स्लाइस्ड कट कर रहे हैं और जो है वो उस फॉर्म में जो है वो लेकर आए हैं। लेकिन हमने ये देखा फिर पाकिस्तान में, हमने जाना कि नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा। फ्रूट चाट अलग होती है, उसमें आप किसी भी तरह का फ्रूट डाल देते हो, बट ये जो एक स्लाइस कट फ्रूट होता है, तो ये फॉर्म हमारे पाकिस्तान में नहीं था। तो हमने कहा, मैं रात को सो रही थी तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि उठो और ये चीज़ देखो। मैंने कहा सोते हुए कौन दिखाता है? उसने कहा नहीं भाई ये देखो, मुझे ना एक बिज़नेस आइडिया आया है। तो बस वो कहते हैं ना, जब अल्लाह का करम होता है तो वो किसी भी वक्त कभी भी नाज़िल आमद हो जाती है। आमद हो जाती है। तो मैंने कहा चले देखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा, हमने उस पर काफ़ी रिसर्च की, तो मालूम हुआ कि भाई पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। तो मेरे भाई ने कहा, अब्दुल्ला ने, कि चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, नाम सोच लो बस। तो मैंने कहा चलो सोच लेते हैं नाम। खैर हम लोगों ने कुछ भी सोचे समझे बगैर परचेजिंग की और हम अगले हफ्ते। पैसे कहाँ से आए? तुम लोग तो पढ़ाई कर रहे थे अभी। पैसे मैं असल में मैं जॉब भी करता हूँ, तो अच्छा, क्या जॉब करते हो? मैं कॉर्पोरेट में होता हूँ। अच्छा। तो वो भी फिर साथ साथ ही थी जॉब, तो लेकिन एक माइंडसेट था कि बिज़नेस करना है, तो बस फिर उसी में से कुछ निकाला और बस छोटा सा एक अमाउंट लेके छोटी सी परचेजिंग करके। और ये क्या तुम क्या करती थी? तज़मीन, अल्लाह बड़ा मुश्किल नाम है तुम्हारा। हाँ। तो मेरा ये है कि मैंने अभी रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट किया है अपना कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो मैं फ़िलहाल जो थी वो समझे घर पे ही हूँ। तो अब
होता है ना कि भाई, जब मेरे भाई को शुरू से ये था कि ना इसको बिज़नेस करना है, इसने 2-3 साल पहले स्टार्टअप लिया था, एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला था, लेकिन उसमें काफ़ी इन्वेस्ट भी किया, बट ये हुआ कि कुछ मसाइल आ गए जिसकी वजह से जो है वो सारा हमारा इन्वेस्टमेंट सब ख़त्म हो गई, तो वो कुछ भी नहीं बचा और नुकसान हो गया। हाँ। लेकिन वो एक होता है ना कि एक एनर्जी कि नहीं हमने करना है। तो एक अच्छा अज़म सुनो, था। बहनें तो कपड़े तक नहीं इस्त्री करके देती, नखरे करती हम नहीं दे रहे। वो नहीं करती। हाँ? ये भी नहीं करती। हाँ? लेकिन तुमने उसके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेंट बन गई। पार्टिसिपेंट नहीं कहूँगी मैं अपने आप को, मैं सपोर्टर कहूँगी, क्योंकि मेरे भाई के लिए कोई भाई नहीं है, तो मैंने अपने भाई के साथ भाई बन के सपोर्ट किया है। हाँ। और मेरे लिए भी हमेशा ये तुम्हारे बाल नहीं नोचा करता, ये तुम्हें तंग नहीं करता, वो वाले भाई नहीं है ये नहीं बहन की जिनमें बहन भाई हो। ये हम दोनों बहन, यस एग्जैक्टली, हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के लिए बहन बन जाते हैं, और ये मैं इसके लिए भाई बन जाती हूँ अच्छा वक्त आने पर। बस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसलिए तुम लोगों ने कहा कि चलो मिलकर कुछ करते हैं, तुम सपोर्ट कर रही हो इसको। एग्जैक्टली। तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितना अरसा हो गया तुम्हें शुरू किए हुए? हमें ऑलमोस्ट आई गेस 49 या 46 डेज हो गए। अच्छा, अभी नया आ रहा है। बिल्कुल अच्छा, तो तुम लेकिन इतने दिनों में क्या कोई मुनाफा हुआ या जब तुम्हें लग रहा है क्या मैं होगा? आपको बताऊं, हमारी डे 4 की जो रील थी ना, माशाल्लाह वो ओवरनाइट 2.5 लाख पे पहुंच गई थी। नहीं Organically। यार। 2.5 लाख ऑर्गेनिकली। जी सीरियसली। यानी 15,000 से माशाल्लाह 1.5 लाख रुपए तक तुम लोगों ने कमा लिए इस रील्स के जरिए। अभी तक अगर हम देखें पूरे जर्नी में तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो तुम लोग रील्स बनाते कैसे हो? जैसे डे 1 हमने ये किया, डे 2 हमने ये किया, क्या किस तरह बना? सारे दिन की जर्नी दिखा देते हैं लोगों को बस। मतलब कि हम अपनी फ्रूट कटिंग दिखाते हैं कि हमने किस तरह जो है वो हम फ्रूट कट कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो हम किस तरह जो है वो अपने ग्लासेस बना रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश है नहीं है, मयार क्या है, तो ये सब देखकर जो है ना वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तुम लोग क्या मूव करते रहते हो, कहीं एक ही जगह रहते हो? नहीं, हमारी एक ही एक ही स्पेसिफिक स्पेस लोकेशन है, है। स्पेसिफिकली यस। घर के करीब ही। हाँ, तो तुम्हें तंग तो नहीं करता कोई अल्लाह आके? का शुक्र अभी तक तो कोई और नहीं किया। रिश्तेदार वगैरह के और इतने पढ़े लिखे हो के कार्ट लगाओगे और ये वो इस देखो हमारी कुछ भी कह लो, जी, जी। हमारे यहाँ मेंटालिटी है ये है यार कोऑपरेट, वहाँ पे जॉब करने वाला इतने पढ़े लिखे, और ये इस तरह की सोच है। बिल्कुल है। एक बात कस्टमर ने भी आके हमें ये बात कही कि ना आप लोग इतने एजुकेटेड हैं, उसके बाद आप लोग ये काम कर रहे हैं। तो हमने कहा हम एजुकेटेड हैं, हम इसीलिए तो हमें इस चीज़ में शर्म महसूस नहीं हो रही है। अगर हमारा माइंडसेट वही होता ना, छोटा माइंडसेट, तो हमें ये होता कि नहीं यार बहुत चीप चीज़ है, हम नहीं कर सकते। मैंने कहा ये जो तालीम है ना वो शऊर देती है, और शऊर जब आ गया तो पता चल गया कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। बिल्कुल। तो ये एक जेंजी की सोच है, आप ये समझ हाँ लें। यार जबरदस्त। अच्छा, तो फिर अब हो गए 49 डेज, जी माशाल्लाह। और अब आगे सोचा, मतलब जो बिजनेस माइंड है आपका है माशाल्लाह जी बिल्कुल। है, तो आप बताइए आपने आगे सोचा हुआ क्या है, क्या करना है, इसको ग्रैंड कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है? आगे अभी फिलहाल तो हमें हमारे क्लाइंट सोचने का मौका नहीं दे रहे। वो अच्छा। माशाल्लाह से डेली बेसिस में हमारी हमारे पास डिलीवरीज, ओवरसीज क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। अच्छा वो उनके डोनेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा। वो हेल्दी प्रमोट कर रहे हैं ना हम, हाँ, तो बस माशाल्लाह वो कहते हैं हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप लोगों को जाके हेल्दी खिला दें। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग हेल्दी नहीं खा पाते ना, फ्रूट्स कहाँ बेचारे Exactly, खरीद पाते होंगे वो? आप उनको जाके हेल्दी खिलाएं, हम यार, ये आपको कितनी अच्छी चीज है, मतलब वो तुम्हें पैसे भेजते हैं Exactly। कि तुम इतने समझो 10-15 लोगों को हाँ। ये फ्रूट के बोल्स खिला दो। जी, ओह, ऐसे ही है। वाओ। और हमारे कार्ड पे आके भी ऑर्डर दे देते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जैसे 1-2 उन्होंने कप्स परचेज किए, उसके बाद कहते हैं ये इतने पैसे रखो, ये जो भी आए ना गरीब बच्चे उनको दे देना। वेरी तो इस तरह से भी गुड। काफ़ी के अच्छे अलावा माशाल्लाह भी आज हम लोग जो है वो एक डेफ बच्चों को का स्कूल है सजानी टाउन में, वहाँ हमारे बाबा इस उनको वक्त गए हुए sponsor कर रहे होंगे, हैं हमारे हम clients। वहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो हमारे डोनेटर्स ने ही हमें भिजवाया है। यार जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो यार, बहुत। जबरदस्त। बस हेल्दी स्नैकिंग की तरफ लोगों को लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा बच्चे अब जो है ना वो पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि आपने मुश्किल कर दिया बच्चों को। अगर कहते हैं ना कि चिप्स खा लें, तो वो कहते हैं नहीं चिप्स नहीं खाना, एलिमेंट सी को खाना है, एलिमेंट सी के प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो हमने कहा बस सही है। जबरदस्त। तो कौन कटिंग शटिंग ये जिम्मेदारी किसकी होती है? बहन को तो नहीं पकड़ा दी ये सब चीजें? नहीं, मेरी बहन तो हाथ भी नहीं लगाती। जस्ट मार्केटिंग संभालती हैं, अच्छा। और कटिंग मैं और मम्मा करते हैं। अच्छा। परचेजिंग भी मैं और मम्मा ही बाबा करते हैं, सब मिलके। उसके बाद कटिंग तैयार वगैरह करते हैं, उसको फिर कार्ट पे लेके जाते हैं। खाली फ्रूट्स होते हैं, कुछ मसाला वसाला भी डालते हो? नहीं, सिंपल फ्रूट्स। उसके बाद टॉपिंग्स वगैरह हैं जो कस्टमर्स ने हमें कही थी कि टॉपिंग्स वगैरह थोड़ी चॉकलेट हो गई, चॉकलेट सिरप या कंडेंस मिल्क होता है, और स्ट्रॉबेरी सिरप स्ट्रॉबेरी है, सिरप। लेमन सिरप हम खुद बनाते हैं
वो तो। ये डिफरेंट टॉपिंग्स हैं, वो कस्टमर की डिमांड पे हम उनको ऐड करके दे देते हैं। अच्छा। अदरवाइज मिक्स फ्रूट्स तो 7 कभी आइटम्स। ऐसा तो नहीं होता कि जो आप फ्रूट लेकर आए हो, क्योंकि फ्रूट तो देखो खराब होने वाली चीज़ है, आपके बच गए तो फिर वो तो ज़ाया हो गए तो ना वो हम सारे। डोनेट कर देते हैं अपनी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अभी तक एक कप भी नहीं बचा। नहीं, स्टार्टिंग में पहले दिन में एक कप बचा कप था, बचा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र उसके बाद हमारा एक भी कप नहीं बचा। बट एक दिन ऐसा हुआ था कि हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ गई थी। वो भी एक वजह थी कि वो शायद कोई जुलूस वगैरह था वहाँ पे, तो उसकी वजह से लोग हमारी लोकेशन पे आए, बट उनको हम नहीं मिले तो वो बेचारे वापस चले गए। लेकिन हमें वो सामने से नजर आ रहे थे, वो भी मैंने अपनी रील में शेयर किया था। अब रील कौन बनाता है, शूट कौन करता है रील? ये सब तो मैं सब यही करती है मैं पूरा मार्केटिंग, एडिट ये वो सब तुम देखते हो? मैंने मार्केटिंग की हुई है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है। ये लो फायदा हो गया भाई जी। अच्छा, और तुम्हारी जॉब छोड़ दी तुमने? मैंने बिल्कुल जॉब छोड़ दी। ले बिजनेस टाइम नहीं मिल रहा था ना, कौन टाइम नहीं मिल संभालेगा रहा। अब बिजनेस एक को? चीज़ को एक्सपेंड करना है तो जाहिर सी बात है अपने काम पे ज़्यादा फोकस करे बंदा। तो तुम आगे ये कर सकते हो, इन कार्ड्स को और बढ़ा दो अलग अलग इलाकों अरे में। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें देख के माशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे अपने कजन्स ने लाहौर के अंदर परपी के नाम से शुरू किया ये वाला बिजनेस। उसके अलावा मज़ीद मेरे कजन्स के बच्चों ने जो है वो अभी 5 स्टार पे जो है वो शुरू किया ये बिजनेस। उसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान फ्रेंचाइज के पैसे ले लो फटाफट। आप ऑल ओवर पाकिस्तान जाके देख लें, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची में हमारे खुद के बराबर में आके लोग खड़े हो गए। मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के वी आर द नंबर 1 इन। सही मार्केटियर है तुम्हारी बहन, सही मार्केटियर। तो ये है जी बहन भाई की जोड़ी, और मेरे साथ एक दूसरी तरफ है एक मियाँ बीवी की जोड़ी, बिस्मा मुबीन एंड मोहम्मद मुबीन, जिनकी ब्रांड है मीठी यादें बाय बिस। मीठी यादें बाय बिस, और डिज़र्ट स्टॉल है इनका। एक पिक्चर है मेरे पास इनकी खाली, क्योंकि ये हमें कल रात को ही हमने इनको ढूंढ ढांड के वक्त तो उनकी रील वगैरह हम नहीं देख पाए। एक पिक्चर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो मुझे पिक्चर के थ्रू नज़र आ रहा है वो ये कि एक गाड़ी है और उसके अंदर डिज़र्ट्स हैं, तो अब आप इसको एलैबोरेट करें, आप बताएं आप लोग क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं? बेसिकली हमें किए हुए अभी 1 वीक ही हुआ है। अच्छा। 7 डेज़ ही हुए हमें कल ना। अच्छा। तो हमने स्टार्ट लिया है, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हमें कुछ करना है। अच्छा। बेसिकली मैंने जो है वो BS किया हुआ है इन मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी। अच्छा माशाल्लाह। तो लेकिन जाहिर सी बात है, बच्चे माशाल्लाह से शादी हो गई, फिर 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ। तो मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी बच्चों के साथ, घर के काम, जाहिर सी बात है बच्चों को देखना, स्टडीज़ वगैरह सब करवानी होती है। तो मैंने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी, स्किप कर दिए। तकरीबन 5 साल हो गए मुझे छोड़े क्योंकि वो फिर एक बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि वो लैब में टाइमिंग्स बहुत आपको फिक्स देनी पड़ती है। हाँ जी। वो तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑफ कर लिया जल्दी, इस तरह से कुछ नहीं होता। हाँ। तो काफ़ी टाइम से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ हम शुरू करते हैं। तो कहती नहीं छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन इस दफ़ा मैं ना ठान ली थी कि मुझे कुछ करना है तो बस करना है। तो मैंने मुबीन से बोला कि नहीं मुबीन, हमें कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ शुरू करना है। तो उन्होंने फिर अब मुझे सपोर्ट करने लगे कि ठीक है हम शुरू करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली मैं जो हूँ वो मीठे की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। मीठा मैं बहुत शौक से खाती हूँ। हाँ। और माशाल्लाह से बनाती भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। तो हमने सोचा हम कुछ मीठे पे वर्किंग करते हैं। तो फिर हमने जो है वो चॉकलेट मिल्क, रबड़ी मिल्क, सिग्नेचर सैलेड और मटकी खीर, तो ये 4 आइटम से मैंने जो है वो स्टार्टअप किया है अभी। गाड़ी होती है? जी मेरी ही गाड़ी होती है और मैं ही ड्राइव कर आती हूँ और मैं ही जाती हूँ। हस्बैंड जो होते हैं वो शाम में थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। आप जॉब करते हैं? मेरा अपना जो वो लेदर जैकेट का काम है, US में क्लाइंट है, मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो फिर आप जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं? जी। और बेसिकली ये जो है इनका भी एक काम हो गया, और ये वाला काम है जब मर्जी बिक गई चीज़ें ख़त्म हो गई तो आप अपने बच्चों के पास वापस। बिल्कुल, मेरी टाइमिंग्स जो है वो 4 to 8 होती है। अच्छा, शाम में? जी, अब शाम में जब मैं बच्चे को ट्यूशन ड्रॉप करके फिर मैं चली जाती हूँ, और फिर वापसी में मेरे पापा पिक कर लेते हैं, और फिर मेरी अम्मी पापा माशाल्लाह से उनको फिर घर पे लेके खाना वाना खिला के अपने पास रखते हैं। फिर मैं जाते वापसी उनको पिक करके घर जाके बस सुला देती हूँ। हाँ। तो अब आपको है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी तालीम हासिल की है, तो चलो पैशन के थ्रू ही टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। शुरू में 1 वीक हमें जो वो R&D में लगा कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि हमें कौन सी चीज़ पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो डेजर्ट्स है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर और हमारे जो फ्रेंड सर्कल के अंदर काफ़ी मशहूर हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो वो परफेक्ट बनाती है। इवन कि घर में जब चाय भी बनाती है ना, तो मैं तो अंदाजे से बनाता हूँ कभी कभी, लेकिन ये कहती नहीं 1 चम्मच पत्ती डालूंगी, 1 चम्मच चीनी डालूंगी, नाप तोल के, हर चीज़ नाप full तोल के। ratio। तो हर दफ़ा एक ही जैसी चाय बनती है? अच्छी बनती है? हर दफ़ा एक ही जैसी चाय बनती है। कि चाय तो आपको दे सुकून होता है, तो उस सुकून के अंदर ज़रा सी भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। तो अच्छा, ये डिज़र्ट्स आप बनाती कब हैं?
क्या तरीक़ेकार मेरा जो है वो मॉर्निंग रूटीन है। फजर में मैं उठ के नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो है मैं सारी वर्किंग करती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद भी मैं पूरा वक्त वर्किंग ही कर रही हूँ, क्योंकि सारे 4 आइटम्स हैं मेरे और चारों ऐसे हैं कि फुल, आपको पता है सैलेड के अंदर भी डिफरेंट आपको कटिंग्स करनी है, डिफरेंट आइटम्स, फिर उसकी सॉसेज अलग अलग होती है। ओके। और खीर में कितनी प्रिपरेशन होती है, फिर एक एक चीज़ क्ले पॉट है तो उसको पूरा सोक करना है, फिर वॉश करना है, फिर ईच एंड एवरी बॉटल्स का मैं वॉश करती हूँ। ये शॉपिंग वॉपिंग खुद करती हैं या आप करते हैं? स्टार्टिंग में हम साथ गए थे, उसके बाद मैंने कहा अब ये जिम्मेदारी आप ले लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो अब जो है वो बाहर की परचेसिंग वगैरह, तो फिर आप इनको लिख के दे देती हैं मुझे ये चीज़ चाहिए? बिल्कुल। माशाल्लाह हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि खुद मेडिकल फील्ड से हैं, तो हाइजीन और प्योरिटी जो वो कहते हैं कि प्रायोरिटी है। तो सारी चीज़ें जो उस हिसाब से ही मैनेज करती हैं। कि तो फिर इस तरह घर और बच्चे मैनेज कर पा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो होता है ना कि मुश्किल होती है, मतलब थकन हो जाती है, लेकिन अब एक चीज़ हमने ठान ली कि हमें करनी है, तो बस इस पे उम्मीद है कि पूरी करेंगे और इंशाल्लाह गाड़ी का भी फायदा हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना अच्छा आइडिया है ना, एक आइडिया आप डेवलप कर सकते हैं इसी तरह। और बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होते हम क्या करें। आप तो माशाल्लाह आपके पास तो डिग्री, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन है बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो किस तरह इनिशिएटिव लें, कैसे करें काम। वो किसी ना किसी तरह आप सपोर्ट करना चाहती हैं घर को, क्योंकि देखें आजकल महंगाई का दौर है और एक शख्स की उससे गुजारा नहीं, और एक टैलेंट भी तो है, एक आपको फील होता होगा कि मैंने कुछ किया है सारा दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा लगता है कि मतलब कर रही हूँ कुछ मैं, कि घर में फ्री नहीं हूँ। हाँ एक तो अपनी जॉब नहीं कर पा रही, पर से कुछ और भी नहीं कर रही हूँ, तो एटलीस्ट ये कि लेकिन फिर ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने इनको कहा कि ये अलग अलग जगहों पे अपने कार्ड्स खोल सकते हैं, आप भी इसी तरह अभी सिर्फ हमें 1 वीक ही हुआ है, हमारा रबड़ी मिल कितना फेमस हो गया कि लोग आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा। तो फिर बस आपको ढूंढ लेंगे लोग और आएंगे, चखेंगे आपके खाने। थैंक यू आप लोगों का, एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ मिले इंशाल्लाह, और आप इसी ज़मीन पे रहते हुए यानी पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कामयाबियाँ हासिल आप करें। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a Moby. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. जी उबैद, आपसे शुरू करते हैं। पहले आपने माशाल्लाह एमफिल किया हुआ है, जी मैम। ठीक है। अब एमफिल अगर आपने मुझे बताया था बॉटनी में किया हुआ है? जी मैम, मैंने एमफिल बॉटनी में किया हुआ है। अच्छा, और फिर कितने अरसे तक आप जो है वो जॉब्स की तलाश करते रहे? मैम जब मैंने एमफिल किया था तो ज़ाहिर बात है कि स्टूडेंट को यही होता है कि उसका फ्यूचर बड़ा सिक्योर है, तो लेकिन जब मार्केट में आए थे देखा था तो यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आपने ट्राई किया बाहर निकल जाऊँ किसी तरह? बाहर निकलने की भी ट्राई की, ज़ाहिर बात है उसके लिए भी अच्छे खासे एक्सपेंस चाहिए होते हैं, और दूसरा डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब्स पे अप्लाई किया, लेकिन जो दिखाई देता था लेकिन जो हकीकत थी उसके बिल्कुल बरअक्स थी। ठीक है, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, ज़ाहिर बात है जब मैंने ये सब चीज़ें फेस की तो मेरे जहन में सवाल आया कि मतलब मेरी क्या वैल्यू रह गई है। मतलब मैं घर जाता था तो घर वाले भी मतलब उस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, तो घर वाले क्या मतलब दूसरे जो अफराद थे वो भी सोचते थे कि यार क्या ही वैल्यू रह गई है। मतलब तुम एजुकेशन पे सवाल उठना शुरू हो गया था, मतलब एक इंसान कितना का पढ़ ले फिर वो सिक्योर हो जाता है। हमने इतना पढ़ लिया पाकिस्तान में, एमफिल डिग्री एक मायने रखती है, फिर भी मैं सिक्योर नहीं हूँ। और ये सिर्फ मेरी एक स्टोरी नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान में मैंने देखा है कि मतलब कि मैंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया है, वहाँ तकरीबन 10-10, 12-12 हज़ार PhD करने वाले लोग आके पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे उनको 10-10-12 हज़ार तनख्वाह मिल रही है। मैम 10-10, 12-12 ये में भी मैंने ज़्यादा बता दिया। वो बेचारे मजबूर हैं, उनको 5,000 पे कोई हायर कर ले, कोई 8,000 पे हायर कर ले। ठीक है, तो बहरहाल जब ये सब सिचुएशन मैंने फेस की तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे जो मोहब्बत है सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप से है। ठीक है, मैं छोटे होते सोचता था कि क्योंकि मेरे बाबा थे टीचर, ठीक है, वो बेचारे साइकिल एक होता था उनके पास, वो ही निकालते थे,
उसी साइकिल से मतलब गवर्नमेंट स्कूल बहुत दूर होता था। मैं तब से तैयार किया था कि ना मैं इंशाल्लाह एक दिन इतना पढ़ूंगा और इनके लिए ना बहुत अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा। अपने बाबा को कहूँगा मैंने एक एक आपका ना कर्ज उतार दिया, लेकिन मेरे कितना पढ़ता है इंसान, एम फिल कर ली है, लेकिन मैं धक्के खा रहा था। मतलब मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट को मैंने मतलब डांट दिया कि आपके 2 हफ्ते हो गए आपको सबक नहीं याद। वो स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास जाता है, प्रिंसिपल मुझे डांटता है कि आपने बच्चों को कैसे डांट दिया। मतलब उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि क्या वैल्यू है मेरी यहाँ पे। बस माँ बाप मेरे, फिर जाहिर बात है मैम, जब इतना इंसान पढ़ जाता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ बाप भी आपसे इल्तिजा कर रहे होते हैं, उसके बाद आप खुद उस जवानी के फेज में होते हैं कि आपने आप खुद की। कितने अरसे जॉब ढूंढने की कोशिश की, मैम कितने जगह धक्के खाए? 2024 में मेरा एमफिल हुआ था, ठीक है। 2026 तक मैं ट्राई करता रहा, ठीक है। 25 के हाफ में मतलब फिर मैंने ना डिसअपॉइंट हो चुका था, इतना मायूस हो चुका था। मैंने कहा दफ़ा करें इस चीज़ को, ठीक है, जहाँ कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि अब मुझे अपने आप कुछ करने हैं। और जो टीचिंग आप करे थे उसमें इतनी इनकम ही नहीं थी कि आप घर का कर्जा या जो भी फ़र्ज अदा कर सकते? मैम इसमें इनकम की बात की जाए तो वो तो इतनी थी कि घर के जो बिल होते थे वो भी शायद पूरे ना हो, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है मैं जब वापस आता था, एक्चुअली मैं चनियोट से था, ठीक है। मैंने जो भी टीचिंग की थी वो फैसलाबाद से की थी, तो मैं फैसलाबाद में ही रहता था, वहाँ हॉस्टलाइज में। जब घर जाना तो ज़ाहिर बात है कि माँ बाप की वो अब वो नज़रें नहीं हैं कि वो हमें दें, उनकी वो इल्तिजा होती है अंदर ही अंदर कि बच्चे अब हमारा कुछ करें, जो कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उनके लिए कुछ करता। बस बाबा बेचारे चुप रहते, क्या करते। माँ बाप तो हमेशा यही चाहते हैं कि हम बूढ़े भी हो जाएं, बच्चों के लिए जितना कुछ कर सके करें, लेकिन हमारी कब जिम्मेदारी आएगी। तो उस वजह से फिर ये तहैया किया कि अब सबसे पहले जो एक मैं होती है मुझे वो मारनी है अपने अंदर की, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े ना। मैंने अब पैसा कमाना है, पैसे मतलब कमाने से मुराद है कि इतना रोज़गार तो मुहैया हो जाए कि मैं अपने एक्सपेंस और माँ बाप के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया है, ठीक है। बाबा साइकिल पे जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। वहाँ से जो सैलरी मिलती थी उनको, वो सैलरी में मतलब घर का वो राशन वगैरह आ जाता था, उसके बाद में हमारी फीसिस हो जाती थी। उसके बाद यकीन करें 20-25 दिन कहीं से पकड़ उधार पकड़, जैसे 30 दिन के बाद सैलरी यानी फिर वो मैम सभी डिवाइड हो जानी। ये सब चीज़ें एक बच्चा देख रहा है और उसको ये देखते देखते 27-28 साल हो गए हैं, क्या उसके जहन में कुछ सवालात नहीं पैदा होंगे इस निज़ाम के लिए कि यार ये कौन सा निज़ाम में हम पैदा हो चुके हैं कि यहाँ इतना पढ़ने के बाद भी हम सिक्योर नहीं हैं। फिर आपने ये फैसला किया जब, जी मैम, तो फिर आपने क्या क्या काम किए? मैम जब सबसे पहले मैंने जब ये तहैया किया कि मुझे अब कुछ करने हैं, तो पॉकेट में देखे थे मेरे पास ना 1000 रुपये था, सॉरी मैम, मेरे पास 1000 रुपये था। तो मैंने कहा इससे मैं क्या ही कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आज उबैद आपने एक्सक्यूज़ नहीं बनाना कि ये बहाना है आपके पास, आज ये बहाने इंसान अंदर से तोड़ देते फिर हैं। आपने मैंने देखा आपके पैकेज में खजूर। जी मैम, सबसे पहले मैंने फिर वो रमज़ान का महीना था, मैंने कहा मैं क्या सेल कर सकता हूँ। वो 1000 रुपये से मैंने खजूर के पैकेट्स बनाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने वो खजूर के पैकेट सेल किए, थोड़ी सी इनकम आई, फिर वहाँ से पैसे इकट्ठे किए। आगे ईद आ गई थी, ईद के गिफ्ट वगैरह मैम सेल किए। फिर वहाँ से उसके बाद गर्मियाँ आ गई थी, गर्मियों में मतलब बोटल्स वगैरह सेल होती हैं, वो रोड स्टॉल पे मैंने लगाया, ठीक है। और मैंने ये मतलब ना सिर्फ खुद लगाया बल्कि मैंने बाकियों को भी मैसेज दिया। अच्छा मैम, जब मैंने ये शुरू किया था तो यकीन करें मेरे अपने करीबी दोस्त, मेरे अपने रिलेटिव्स मुझे इतना कोई बुरे अल्फाज कहते थे कि मैं उसको वो कमेंट्स पढ़ता भी नहीं था। मेरी कॉल्स आती थी, मैं अटेंड नहीं करता था, इतना मैं डर गया था कि यार फिर कोई बुरा भला कहने वाला आ गया, एमफिल करके ये इस तरह कर बेच रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारे माशरे की देखें क्या सोच है कि हर काम को छोटा समझते हैं। मेरे ख्याल से कोई काम छोटा नहीं होता। मतलब कि कोई बंदा अगर ये काम कर रहा है, बजाय उसको आपके सहारे की उस टाइम ज़रूरत है, आप उसको आपको सपोर्ट करें, नहीं कर सकते बल्कि कम से कम उसको ये बुरे अल्फाज तो ना कहें, ठीक है। बट नेगेटिव कमेंट्स आते थे कि भाई आप लोग ना हमदर्दी लेते हो सोशल मीडिया से, ठीक है, और ये इस तरह आप वायरल हो जाते हो। यकीन करें अल्लाह जानता है अगर नीयत मेरी ख़राब होती तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना। यकीन करें मैं आज अपने माँ बाप को अगर देख रहे हैं, अबू जी देख लो, कम से कम मैं आपका नाम कहीं भी रोशन नहीं कर पाया, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। इंशाल्लाह मेरी नीयत है कि मैं कभी ना कभी आपका नाम रोशन करूँगा, इंशाल्लाह। मैं मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं है। लोगों को होप दी है भैया, आप यहाँ बैठे हैं, मैं सारे लोगों को तो ढूंढ नहीं सकती, लेकिन एक आप मुझे मेरे माँ बाप ने सोशल मीडिया के बातें सुनी है। वो बेचारे सोचते हैं, अब बेचारे नजरें चुरा के चलते हैं गली से, क्योंकि उनको सब बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे ने इतने पढ़ लिए, क्या किया तुम्हारे बेटे ने।
अबू हमसे सवाल करते पढ़ाई हैं। कभी रायगा नहीं जाती, इस पढ़ाई ने आपको मैं शऊर दिल में दिया। ये सोचता था मैं कब ऐसा कुछ करूंगा कि अब्बू जी कहेंगे कि वाह मेरा बेटा, बाहर बताएं सीना चौड़ा करके आज मेरी जो कुर्बानियाँ मैंने दी हैं, ठीक है। मेरी मामा ने, मैम जब मैंने एमफिल की फीसें अदा की थी मेरे पास पैसे नहीं थे, अपना गोल्ड सेल कर दिया था, घर में खाने के राशन नहीं होते थे, ऐसे फीसें अदा करते थे हम लोग, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जब यहाँ तक पहुँचे फिर हमें आगे सब अंधेरा नज़र आया, हमें लावारसी की तरह छोड़ दिया गया। तो उसके बाद कितना इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है मैम। तो फिर ये छोटे छोटे मैम काम करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि फिर रोज़गार बनता गया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर जो भी काम मिला मैंने किया है, ठीक है। अब आपने अपना परफ्यूम निकाला है? जी मैम, अब मैंने और अपने एक दोस्त के साथ मिल के मैम हमने एक ना ब्रांड लॉन्च किया जिसमें हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट हमारी इतनी मेहनत है कि हमने इतना अच्छा परफ्यूम बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास भी गया है वो ना सिर्फ सेटिस्फाइड हुआ है बल्कि वो खुद ब कितना खुद। अरसा हुआ है उसको परफ्यूम? मैम उसको तकरीबन 5 मंथ हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो कुछ फ़ायदा हो रहा है अभी शुरुआत हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इतना फ़ायदा हो रहा है कि हमने कभी भी मैम रिव्यूज़ नहीं मांगे कस्टमर से, बट वो खुद ही हमें भेज देते कि उबैद भाई आपका ब्रांड यार आपने इतनी कम प्राइस रखी हुई है, लगता तो ऐसे था जैसे लोकल होगा लेकिन आपकी प्राइस तो बहुत कम है। एक्चुअली मैम हमारे जो है ना 5 मेंस आर्टिकल होते हैं और 2 लेडीज़ हैं, ठीक है। लेडीज़ में हम गुची फ्लोरा के इंप्रेशन दे रहे हैं, बॉम्बशेल के इंप्रेशन देते हैं, इसी तरह मेंस में हम जो टॉप इंटरनेशनल लेवल के परफ्यूम है ना। तो आपको आइडिया कैसे आया कि मैं ये करूं? मैम आइडिया वो दोस्त मेरे साथ था, ठीक है, उसने मुझसे शेयर किया कि यार हम ना ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ना सिर्फ हमने फिर उस पर बैठ कर डिस्कस की बल्कि हमने तकरीबन 3 मंथ उसको टेस्ट किया। टेस्ट फेज़ में अचानक ही नहीं, हमने कहा चलें ठीक है जी, हमारे अगर कोई जानते हैं फ़ैन फॉलोइंग बन गई तो हम उसको लॉन्च करें। तो आपने लाइक उसकी बजाय डिस्ट्रीब्यूट करने के आपने पहले कहीं मतलब मैंने देखा था जी रील मैम, में। मतलब कि ज़ाहिर बात है तो हमारे पास कोई मार्केटिंग के पैसे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है जितना भी इनकम था हमने उनकी परफ्यूम बना दी। सबसे मेन कंसर्न आता है कि मेटा एड्स वगैरह ऐड चलाने, उसके लिए हमारी पॉकेट खाली थी। तो मैंने कहा मैं ना स्टॉल लगाऊंगा, तो फिर वही सी बातें सुननी शुरू होगी कि आप इतने पढ़े लिखे हो, आप स्टॉल लगाओगे, यार आपको तो एमफिल डिग्री आपने क्या कर ली है, ठीक है। तो माशरे की वही सूरत हाल कि किसी को छोटा काम करते देखते मतलब उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको हौसला नहीं देते, सराहते नहीं हैं कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इंशाल्लाह हम भी इसी वक्त से गुजरे हैं। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी उठा के देख ले मैम, यकीन करें वो यहीं से शुरू हुए हैं। ये नहीं है कि सारे मेरे आप अगेंस्ट भी बहुत आगे जाएंगे। और जो आपको कह रहा है ना कि तुम छोटा काम करो, आप ये 2 कान इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने आपके बिल्स नहीं भरने, उन्होंने आपकी घर का बोझ नहीं ढोना, आपने करना है। कोई काम, मेहनत का काम छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता टैक्सी चलाना, रिक्शा चलाना, उबर चलाना, करीम चलाना या फिर कोई कार्ट लगाना, कोई ये क्यों हमारे मुल्क में छोटा काम समझा जाता है? बिल्कुल इस तरह वेस्ट के छोटी एज के बच्चे भी सब काम कर रहे होते हैं, सारे काम करते हैं A to Z। छोटा बड़ा मेहनत का काम कोई नहीं होता। ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा और अपने बच्चों को डिग्री के साथ साथ स्किल देना बहुत ज़रूरी जी है। मैम, ये उबैद ने प्रूफ कर दिया। मैं दूसरे जो बच्चे हैं ना, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। ये इतने छोटे से हैं उबैद, और अभी से ये हुज़ैफ़ा ख़ान और पारिस जो हैं, ये दोनों अपने अब्बा का साथ मिलकर हाथ बटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम मैं इनसे मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई है ना? माशाल्लाह, मैं इंस्पायर्ड हुआ। मैंने कहा ये होते हैं मेहनती लोग। हाँ बिल्कुल। तो मैं हुज़ैफ़ा का और पारस का पैकेज दिखाती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को इतना बोलना भी आए, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। आइए चलकर देखते हैं। आपको याद है कि आप 13 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? पॉसिबली स्कूल ही जा रहे होंगे, लेकिन हुज़ैफ़ा इस उम्र में स्कूल भी जा रहा है और अपने अब्बू के साथ मिलकर उनके डेली बिजनेस में हाथ भी बटा रहा है। जिस तरह ये बच्चे जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह पाक ने इसका सिला दे दिए। अपने कारोबार में जो है ना कोई शर्म नहीं है, वालिद साहब के साथ खड़ा हुआ है कम उम्र में। ये उम्र जो है ना इसका पढ़ने लिखने का जो है ना, अब माशाल्लाह देखो मेहनत में कोई शर्म नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन पाकिस्तान का पहला बच्चा बनूँ। मेरा ख्वाब ये है कि मैं ईमानदारी से और मेहनत से और अल्लाह पे यकीन हो तो कामयाबी फिर मिल जाती है। ये हुज़ैफ़ा ज़बरदस्त, वाह क्या बात है। 13 साल के हो तुम? जी। 13 के हो? 13? जी जी। इतने छोटे से हो। और सुबह कितने बजे उठते हो तुम? 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे? हाँ। और फिर 4 बजे जब तुम उठते हो फिर तुम जाते हो अपने अब्बू के साथ फिश मार्केट? जी, वहाँ से मैं फिश उठाता हूँ। हाँ। और फिर उसके बाद मैं आके घर में उसका अच्छे से सफाई करता हूँ, उससे मेरा
देता हूँ और प्लस खुद करते हो सफाई या अम्मी करती हैं? नहीं, हम सब मिलकर करते हो। अच्छा जी जी। फिर पैकेट वगैरह बनाते हो फिश का? और फिर ये मेरे साथ नहीं, पहले नहाते हो फिर स्कूल भी तो जाते हो, उसके बारे में बाद में बताओ, पहले जी। अपने बारे में बताओ। पहले फिर नहा धो के फिर स्कूल जाते हो? जी जी। फिर स्कूल कहाँ जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल जाते हो? नहीं, वो स्काई फाउंडेशन अकेडमी। अच्छा, प्राइवेट स्कूल जाते हो? जी जी। और कौन सी क्लास में हो तुम? 5 में हो। जी। फिर पढ़ाई खत्म करके फिर कितने बजे जाके काम शुरू करते हो? मैं जब स्कूल से आता हूँ तब राइडर भी आया होता है, तब मैं उनको मछली भी दे देता हूँ। अच्छा, फिशरी से मछली उठा के उसको साफ सूफ करके स्टिकर लगा के पैकिंग करके तुम जब आते हो स्कूल से तो राइडर आया होता है और फिर तुम राइडर को वो चीज़ें दे देते हो जी। इस तरह वो फिर बेचते हैं? हाँ। अच्छा, ये तुम काम करते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर उसके बाद मैं मस्जिद जाता हूँ, मस्जिद के बाद फिर ट्यूशन, और ट्यूशन के बाद फिर अब्बू के साथ हाथ बिठाता हूँ। और मैं पाकिस्तान का पहला बच्चा हूँ जो कि फ्रेश फिश और फ्रेश प्रॉन ऑनलाइन बेचने का काम करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा बिजनेस दूर दूर तक फैल जाए इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, हम ना हुज़ैफ़ा की और पारस की अम्मी से बात करते हैं, फ़ोन पे उनसे बात करते हैं। वो उनको परमिशन नहीं है कि वो यहाँ आके अपनी बच्चों की पजीराई कर सकें, तो कोई बात नहीं, एक औरत अगर इनके बैक पर है तो क्यों ना हम उनसे बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप हुज़ैफ़ा और पारस की अम्मी हैं, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बच्चे को पढ़ा भी रही हैं, साथ साथ उसको स्किल भी सिखवा रही हैं, और वो 4 बजे सुबह सो के उठ कैसे जाता है? हम तो अपने बच्चों को 6 बजे भी उठा रहे होते, 6:30 बजे, तो बहुत नखरे कर रहे होते हैं। जी जी, तो असल में उन्होंने अपनी रूटीन ऐसी बनाई हुई है कि कुछ करना है, अब्बू को आराम देना है, बहुत हो गया, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। हाँ। तो वो अपनी रूटीन ऐसे बनाई हुई कि टाइम से सो जाते हैं, सुबह 4 बजे। थोड़ी सी परेशानी उनको होती है, जाहिर है बड़े भी नहीं उठ पाते, हाँ। लेकिन वही उनके दिल में है कि कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ। तो सुबह 4 बजे उठते हैं और वालिद के साथ जाते हैं। हाँ। और उनका हाथ बटाते हैं। तो सुबह से रात तक यही करते हैं कि बस मुझे उनको आराम देना है किसी तरीके से। जब छोटे से थे तब भी बचपन से अंडे बेचते थे मुर्गियों के, जब गांव में थे हम सवात में, पहाड़ी में। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करते थे, जाहिर है अब्बू को देखते थे, तो वही चीज है, तो उनके लिए इनको उठना पड़ता है। अच्छा, तो अभी छोटा पारस भी शुरू हो गया कि मुझे भी हेल्प करनी है। पारस कितने साल का है? पारस 7 साल का है। अच्छा, और तो पारस क्या कहते हैं आप? पारस कहते हैं कि मैंने भाई की हेल्प करनी है, स्टिकर लगाऊंगा, जितना मुझसे होगा पैकेट बनाऊंगा। जाहिर है छोटा है वो, तो इस टाइप का नहीं कर सकता है। हाँ। लेकिन उनसे जितना होता है वो कहता है मैं बढ़ाऊंगा, हम दोनों भाई मिलके संभालेंगे, पढ़ाई भी करूंगा और भाई के साथ फिश का बिजनेस भी संभालूंगा। तो अपनी उम्र के लिहाज से जितना होता है, खुश होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं भाई को उसके, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसको बहुत अच्छा, मतलब काम करने में अच्छा लगता है। शुरू से माइंड उन्होंने भी अपना बना, वही घर पे देखते हैं भाई को, अब्बू को, तो उस तरीके से वो भी चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और आप इनके पीछे खड़ी हुई हैं, आप इनको पढ़ा भी रही हैं, काम भी कर रहे हैं। बच्चे जाहिर है जब इतने बिजी होते हैं तो खाली दिमाग, कहते हैं ना, शैतान का घर होता है। बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता जब कुछ और सोचने का, तो वो एक सीधे रास्ते पे भी चलेंगे। और ये इतनी अच्छी बात है कि वो अभी से, इस छोटी सी उम्र से आप लोगों का हाथ बटा रहे हैं, साथ अपनी एजुकेशन भी परसू कर रहे हैं। पारस और हुज़ैफ़ा, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और एक दिन मुझे लगता है ये आप लोग इतने बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं, फिशरी का कारोबार और ये सब है ज़बरदस्त। तो आजकल के बच्चों को ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। वो बैठ भी बता रहे हैं कि एमफिल करके बैठ गए हैं, और अब इन्होंने सोचा इस उम्र में आके कि मैं बिजनेस करूं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने एमफिल जिस डिग्री जिस सब्जेक्ट में ली है, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को वहीं कुछ मिले। एग्जैक्टली। आपको हाथ पैर मारना चाहिए। हमने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना अच्छा अपना ब्रांड खड़ा कर दिया है, और पढ़ाई रायगा नहीं गई, उसी की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो भी एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, लेकिन वो ज़ाया कहीं ना कहीं नज़र आई है, काम आएगी, काम आ गई है। ठीक है, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। इतनी सारी दुआएं आपके लिए, ढेरों दुआएं, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि बहुत सारी माएँ आपको देख रही हैं, उन सब की। आपकी अम्मी अब्बू का नाम भी बता दें, मैं नाम भी ले दूंगी। मेरे बाबा का नाम है अली मोहम्मद। भाई अली मोहम्मद, आपने इतना ज़बरदस्त पढ़ाकू बच्चा पैदा किया, और जो इतना ज़्यादा आप लोगों को अप्रिशिएट करता है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से इसको पढ़ाया लिखा। और अम्मा ने गोल्ड भी बेचा है। मामा का नाम जुबैदा।
जुबैदा जी आपको ये जल्दी इंशाल्लाह सोने की चूड़ियाँ बना के आपके हाथों में पहनाएगा, इंशाल्लाह आपकी वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। और उबैद को देखकर, इस नौजवान को देखकर बहुत सारे नौजवान मोटिवेट हुए होंगे कि कहीं दरवाजे बंद होते हैं तो कहीं से खुल जाते हैं। उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सारे नौजवान अगर मुझे देख रहे हैं तो देर आओगे लेकिन दुरुस्त आओगे अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू आओगे। छोटा रास्ता उस वक्त लगता है कि बड़ा जल्दी तय कर लिया, पर वो ख़तरनाक भी होता है। लंबा रास्ता, जैसे रेड राइडिंग हुड की कहानी है, लंबा रास्ता आपको हमेशा सही डायरेक्शन में ले जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। मेहनत आप तभी कर सकते हैं ना जब आप स्ट्रॉन्ग हो अंदर से। आज हम स्ट्रॉन्गर बोन्स स्ट्रॉन्गर टुमारो के ऊपर बात करने वाले हैं और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इरम खालिद जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन हैं एंड गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं प्रोफेसर हमदर्द यूनिवर्सिटी से इरम खालिद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स की। जी, हड्डियों की मजबूती जो है वो आपको एक अच्छा फ्यूचर दिखाती है, बिल्कुल। लेकिन मजबूत हड्डियां पाएं कैसे, क्या करना है उसके लिए? अगर हम वहाँ से शुरू करते हैं, इनिशियली एक बच्चा है जो माँ का दूध पी रहा है या बॉटल फीड ले रहा है, अगर हम वहाँ से शुरू करते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़िंदगी में हर स्टेज इज़ डिफरेंट, ठीक है। हर स्टेज पे एक अलग रिक्वायरमेंट है। आप ये समझ लें कि 60 साल की उम्र पे आपकी हड्डियां या आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, ये डिफ़ाइन करता है कि बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक आपकी हड्डियां कैसी थी। इफ़ इस टाइम पीरियड पे आपकी हड्डियों की निगहदाश्त बहुत अच्छी हुई, अच्छा डाइट था आपका, अच्छा सप्लीमेंट लिया, अच्छी लाइफ स्टाइल था, आपकी हड्डियां मजबूत थी, तो मोस्ट लाइकली 60 साल की उम्र पे आपकी हड्डियां अच्छी रहेंगी। अदरवाइज़ फिर वही डिजीज़ होंगी जैसे कि फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी चीज़ें फिर बहुत कॉमन हो जाती हैं। अच्छा, हमें कहते हैं कैल्शियम जो है वो ज़्यादा दूध से ही मिलता है, और किस किस चीज़ से कैल्शियम मिल सकता है? कैल्शियम जो है खाने के अलावा गज़ाई भरपूर जिसमें होना चाहिए कैल्शियम, उसमें दूध, दही, अंडे, आमंड्स, सीड्स हैं, लेग्यूम्स हैं यानी दालें वगैरह हैं। इसके अलावा जो है वो आप समझें कि प्रोटीन्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनता है। ये सारी चीज़ें इनसे हमें मिलती है, लेकिन आम तौर पे जितना हम डाइट में लेते हैं वो इतना सफिशेंट नहीं होता। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कैल्शियम की जो डिमांड है एक आम बच्ची की, या समझे कि 25-30 साल की उम्र की औरत की, तो वो है अबाउट 1000 मिलीग्राम्स। तो उसको डाइट से लेने के लिए कम से कम 4 ग्लास दूध पीने पड़ेंगे रोज़ाना, या फिर 4 प्याली जो है वो दही खानी पड़ेगी। तो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। दैट इज़ वाई हमारी नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है, जनरल पॉपुलेशन है, ख़ास तौर पे औरतें भी, उनमें ये होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती ही होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कैल्शियम जब बॉडी में होगा तो उसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए कि वो हड्डियों में भी जाए, वो दांतों में भी जाए, वो मसल्स में भी जाए, वो नर्व्स में भी जाए, तो उन सब के लिए विटामिन डी की डिमांड होती है। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को ब्लड से लेके इन सारी जगह पहुंचाता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेशन करता है। अगर विटामिन डी नहीं है, चाहे कैल्शियम जितना भी हो, वो काम नहीं करेगा, वो कैल्शियम पड़ा रहेगा, ज़ाया हो जाएगा। तो विटामिन डी भी चाहिए। अब विटामिन डी भी हमारे फूड से हमें मिलता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, फिर सन एक्सपोजर, सनलाइट से मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट जो है वो इतनी हेल्दी नहीं है, लाइफ स्टाइल हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी या धूप में बैठने का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा प्रोटीन इंटैक्ट भी हमारा बहुत कम है। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कैल्शियम की कमी है किसी शख्स के अंदर, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें हमेशा कहती हूँ कि ख़वातीन या मर्द हजरात आम तौर पे जैसे दिल, गुर्दे या फेफड़े की कोई बीमारी हो तो दमा हो गया, दर्द हो गया, फ़ौरन जाग जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है और फ़ौरन आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं। हड्डियाँ जो है वो हमारा एक स्केलेटन, हमारा फ्रेमवर्क है, वो हमारा बहुत खामोशी के साथ बहुत लंबे अरसे तक साथ देती हैं, और उनका जो डैमेज होता है वो बहुत साइलेंट होता है। तो उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक कि देर हो जाए, यानी जब पेन शुरू हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, उस वक्त आँख खुलती है कि हड्डियों में प्रॉब्लम है, उस वक्त देर हो चुकी होती है। तो हड्डियों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उनकी मजबूती के लिए
फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत अर्लीस्ट लाइफ से, यानी बच्चियों से लेके स्कूल एज से लेके जब तक आप ले रहे हैं तब तक, जो मैंने कहा ना 30 साल की उम्र तक आप जितना अच्छा कैल्शियम और विटामिन डी लेंगे वो डिफ़ाइन करेगा आपकी 60 साल की उम्र में हड्डियाँ कैसी होंगी। और उसके बाद भी कैल्शियम डाइट से सबसे पहले लेना चाहिए और विटामिन डी, लेकिन जबकि वो इतना अच्छा अमाउंट में बॉडी में नहीं होता तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन आप क्या उसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे अक्सर हम लोगों के मिथ हैं बच्चे के जो सफ़ेद नाखूनों के ऊपर उस कैल्शियम के धब्बे आ गए, या फिर फेस के ऊपर धब्बे आ गए। ऐसा ये जो धब्बे होते हैं ना उनके बहुत सारे रीजन है, इट्स नॉट ओनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी, सन की वजह से भी हो जाता है, वो बहुत सारे रीजन है, स्किन डिजीज़ है, नेल डिजीज़ हैं, उसकी वजह से भी होते हैं। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं जिस पे सोचना चाहिए, सबसे पहले बॉडी एक, बहुत जिस्म में दर्द होना, थकावट महसूस होना, कुछ काम ना करने को दिल चाहना। इसके अलावा जो है वो एक फॉगीनेस जो कहते हैं, जिसको ब्रेन फॉग जो हो रहा है, वो हम मेनोपॉज के साथ कनेक्ट करते हैं। हालांकि उसमें विटामिन डी एंड कैल्शियम कनेक्शन भी बहुत है, बिकॉज मैंने कहा ना कि हड्डियों के अलावा कैल्शियम का फंक्शन नर्व्स और मसल में भी है, तो वो वहाँ पे भी एक्ट करता है। तो इसको हम बहुत आसानी से निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसका मतलब है इसको कंसिडर करें, डॉक्टर के पास जाएं और ख़ुद से ना लें, अपनी लेवल्स चेक कराएं। हो सकता है कैल्शियम ठीक हो, आपका विटामिन डी ठीक ना हो। विटामिन डी ज़रूरत है कैल्शियम को काम करने के लिए, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही कम हो। तो आपको क्या लगता है औरत को किस अपनी ज़िंदगी के फेज़ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम इंटेक की ज़रूरत है? उसके बचपन में, उसकी जवानी में, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, या मेनोपॉज में? देखें, इसके लिए हम कहते हैं कि इन्वेस्ट इन दी अर्ली लाइफ। इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ ओल्ड एज ओनली। ये आखिरी ज़माने या आखिरी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से का प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी इन्वेस्टमेंट शुरू से शुरू होगी। जैसे कि आपने कहा कि ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं, इसमें टीन एज है, एडोलेसेंट है, फिर प्रेगनेंसीज़ हैं और ब्रेस्ट फीडिंग। दीज आर द पॉइंट्स जहाँ हायर डिमांड होती है बॉडी की। नॉर्मली अगर 1000 मिलीग्राम चाहिए तो इस पर 1300 चाहिए, यानी आपको डिमांड बढ़ जाती है। नॉट ओनली फॉर द मदर हर सेल्फ और द वुमेन हर सेल्फ, उसकी अपनी मेंटेन करनी है, इसके साथ साथ बेबी की डेवलपमेंट भी करनी है। इसी तरह बेबी अगर दूध पी रहा है तो उसकी नशोनुमा के लिए भी ज़रूरत है। जो टीन्स या एडोलेसेंट हैं उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनकी हड्डियों को डेवलप होना होता है, ग्रो होना होता है, उस वक्त ज़रूरत होती है। तो वहाँ उस सबसे ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत है। इसके बाद आप इसको मेंटेन करते हैं टिल मेनोपॉज। फिर मेनोपॉज के बाद आपको मेनोपॉज पे आके डेफिनेटली आपको और ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो कैल्शियम मिनरलाइजेशन या कैल्शियम का ब्रेकडाउन जो है बोन में वो बढ़ जाता है। तो हमें हर चीज़ को बैलेंस करना है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट एंड इफ़ सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इट्स अ कॉम्बो ऑफ दीज थ्री। अच्छा, अब सप्लीमेंट्स इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि CSC 1000+, कैल्शियम डी, ये सब मतलब बहुत सारे हैं। तो चूज़ करते हुए हम क्या ख्याल रखें? सबसे पहले तो ये देखें कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, जिसको वो आराम से लेगा। अगर उसको पसंद ही नहीं है कोई दवा तो वो लेगा ही नहीं, चाहे जितनी भी अच्छी हो। ख़ासतौर पे हमारे माशरे में ख़वातीन इस बात को नहीं देखती कि उनके लिए फ़ायदेमंद क्या है, उनको पसंद क्या है। और मेरा ख्याल है CSC 1000 जैसे आपने कहा वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसमें ना सिर्फ कैल्शियम है बल्कि उसमें विटामिन डी भी है, B6 भी है और विटामिन C भी है। सो इट्स अ गुड पैकेज एंड गुड इन्वेस्टमेंट इन बाइंग दैट। सुबह पानी में घोल के आप पी लें तो बहुत आसानी भी होती है। एग्जैक्टली, तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट। इसके अलावा कैल्शियम डी भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो च्यूएबल है। हर कैल्शियम की अलग अलग तरह की फॉर्मेशन होती है। अगर किसी को एसिडिटी का इशू है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एसिड कंट्रोल की दवा खाते हैं तो उनको फिर डिफरेंट कैल्शियम लेना चाहिए। अगर किसी का ऐसा इशू नहीं है तो वो आराम से कैल्शियम कार्बोनेट ले सकता है। ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना चाहिए कि कैल्शियम की दवाई आयरन के साथ नहीं लेनी है। कोई और एंटीबायोटिक्स या थायरॉक्सिन या इस तरह की दवाइयाँ हैं जो थायराइड की दवाइयाँ हैं उनके साथ कम से कम 4 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। चाय और कॉफ़ी के साथ नहीं लेना है। ये वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आयरन की खाली जैसे कैल्शियम की दवाई आयरन की टैबलेट के साथ नहीं लेनी। अगर आप फ़र्ज़ करें चुकंदर खा रहे हैं या कबाब खा रहे हैं या कोई आयरन की चीज़ खा रहे हैं उसके साथ भी हम नहीं ले सकते? ऐसा तो नहीं हो सकता बिकॉज एवरीथिंग हैज़ सम आयरन। ठीक है, कुछ आयरन रिच फ्रूट्स है जैसे कि चुकंदर। चुकंदर को बेहतर है अलग खाइए,
ओके। आप नाश्ते के बाद कैल्शियम ले लें, सबसे अच्छा टाइम होता है। उसमें यूजुअली कोई गोश्त या चुकंदर नहीं होता, ओके। है ना, कोई ऐसी आयरन रिच डाइट यूजुअली हम नहीं ले रहे होते मैं हैं। नाश्ते में खाती हूँ चुकंदर और कबाब। आप खाइए, आराम से खाइए। प्रोटीन इज़ गुड, प्रोटीन का बाइंडिंग बहुत अच्छा है, तो प्रोटीन के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन आपको आयरन सप्लीमेंट्स के साथ नहीं लेना चाहिए। इसी तरह टी, एक्सेसिव टी, कॉफ़ी, इनके साथ उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अच्छा। कुछ एंटीबायोटिक्स को कैल्शियम निगेट कर देता है, कुछ कैल्शियम को निगेट कर देती हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसी तरह डाइट में अगर इसके अलावा आप लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपना डिसाइड कर लें कि जी आपने दूध कब लेना है, सीड्स यानी आमंड्स कब लेने हैं, पम्पकिन सीड्स कब लेने हैं। आपको जो है एक्सरसाइज इज़ मैंडेटरी, हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेट बियरिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। कोई अगर एक्सेसिव अल्कोहल या एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव टी या एक्सेसिव कॉफ़ी लेता है उसको क्विट करे। एक आध कप 2 कप से कुछ नहीं आपको होता। लगता है क्या जो सप्लीमेंट्स हैं ये हेल्दी डाइट का नेमल बदल या रिप्लेसमेंट है? डाइट इज़ बेसिक, ग़िज़ा का कुछ नेमल बदल नहीं है। ग़िज़ा फर्स्ट है, उसमें अगर कुछ गैप्स रह जाते हैं तो उसको फिल करता है सप्लीमेंट्स, बेसिकली दैट इज सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट और ग़िज़ा के साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसको मेंटेन करती है। सो इट्स अ कॉम्बो। हाँ हाँ, सो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको सब चीज़ें ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। और लोग आमतौर पे समझते हैं कि कैल्शियम की कमी तो अब बुढ़ापे में ही होगी। ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट मैंने कहा कि बिगनिंग से स्टार्ट होगी। यू मस्ट इन्वेस्ट देयर सो यू कैन बेनिफिट एट द एंड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का। सो ये था आज का प्रोग्राम और ये सिर्फ आपको ये बावर कराना था, ये बताना था कि ये ज़मीन अभी भी हरी है। आपको लगता है ये ज़रखेज़ है अभी तक या नहीं? ये है, और हमारी नौजवान नस्ल इसे पूरी हरियाली की तरफ लेके जाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।